9 related to the foreign exchange framework. And for this, we have with us Mr. Ehsan Waqas, Additional Director, Exchange Policy Department from State Bank of Pakistan, having an experience of 22 years. I would request you, sir, please come here and guide about the foreign exchange framework. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो किस कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी के इस वक्त किन हालात में हैं हम। पाकिस्तान में एक्सपोर्टर डॉलर लेके आता है। पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट दूसरा डॉलर अर्निंग एवेन्यू है वो हमारी वर्कर रेमिटेंस है। तो जहाँ स्टेट बैंक मुख्तलिफ रोल्स अदा करता है, इनमें आई एम अ बैंकर टू गवर्नमेंट, I am advisor to government. I am also custodian of monetary policy. We at State Bank are also custodian of exchange policy. इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान की सारी डेट ऑब्लिगेशंस और उनकी पेमेंट्स, बेसिकली इनका जो फ्लोज है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, वी हैव टू मैनेज देम ऑल्सो। अब हिस्टोरिकली पाकिस्तान जिस इन्वायरमेंट में है, हमारी एक्सपोर्ट्स और वर्कर रेमिटेंस से ज़्यादा है। इन 2022 वी हैड अ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ अराउंड $17 बिलियन। अब ये जो $17 बिलियन 2022 में था, या $2.5 बिलियन 2.5 बिलियन 2023 में था, गवर्नमेंट को ये फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। आज अगर आप इस हॉल में आए थे तो आपकी गाड़ियों में जो पेट्रोल डला है वो क्रूड ऑयल पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ है। उस क्रूड ऑयल के डॉलर्स स्टेट बैंक ने, क्योंकि हम स्टेट बैंक में डॉलर्स प्रिंट नहीं करते, वो डॉलर्स पाकिस्तान में कौन लेके आया था? आइदर वो एक्सपोर्टर लेके आते हैं और वर्कर्स रेमिटेंस से आते हैं। नाउ फॉर ईयर 22 एक्सपोर्टर्स 31 बिलियन के अराउंड डॉलर्स लेके आए, वर्कर रेमिटेंस भी अराउंड 31 बिलियन डॉलर्स के करीब थी। बट हमारी इंपोर्ट सरपास इन दोनों हेड्स को बाई $17 बिलियन, जो कि अल्टीमेटली बोरो करने पड़ते हैं। तो ये जो डॉलर्स है, एवरीबडी इन पाकिस्तान बेसिकली हैज़ अ क्रेज़ कि हमें, अगर हम एक्सपोर्टर्स हैं तो हमें हमारे डॉलर्स को रिटेन करने दिया जाए, हमें हमारे डॉलर्स को डॉलर्स में रखने दिया जाए। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि स्टेट बैंक को एक स्टेट ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है टू मैनेज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो होता क्या है कि आप लोग एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट से जो डॉलर आते हैं उसका सर्टेन परसेंटेज हम तमाम एक्सपोर्टर्स को कहते हैं कि रिटेन कर ले। फॉर एग्जांपल, अगर टेक्सटाइल मिल एक एक्सपोर्ट करती है $100, तो वो 10% यानी कि $10 रिटेन कर लेती है। फॉर सर्विसेज सेक्टर इट वाज 35%। और अभी रिसेंटली हमने आईटी और फ्रीलांसर्स को ये जो रिटेंशन थी फ्रॉम 35%, ये अब हमने इंक्रीज़ करके 50% कर दी। मीन्स कि अगर आप फ्रीलांसर्स और आईटी कंपनियां जो भी डॉलर्स एक्सपोर्ट की मद में लाएंगे, दे कैन रिटेन अप टू 50%। अब ये जो बेनिफिट है, जो हमारा रिकॉर्ड शो करता है, दैट्स जो इस वक्त आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं मिला के, दैट्स अराउंड $2.6 बिलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि $2.6 बिलियन का 50% हमने आईटी कंपनियों, यानी 1.3 के अराउंड होगा, $1.3 बिलियन, ये अपना जेब काट के हमने आप फ्रीलांसर्स और आईटी कंपनीज को दिए कि आप हमारे लिए एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अभी जो सेशन 1 में आप देख रहे थे कि मुख्तलिफ सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट मुख्तलिफ सेक्टर्स को, उनमें ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज़ दी जाती हैं, उनका वाहिद मकसद ये होता है कि वो डॉलर अर्न करें और वो डॉलर पाकिस्तान में लेके आएँ। अच्छा, यही डॉलर है जो आपसे मैं लेके अपनी किसी रिफाइनरी को दूंगा। आज शाम में अगर वो एलसी ओपन करती है, क्रूड ऑयल की बड़ी एलसी, कोई मशीनरी इंपोर्ट होती है, पावर प्लांट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, हमारी डिफेंस सेक्टर की इंपोर्ट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट के डेट्स हैं, ये वो सारे डॉलर हैं जो एक्यूमुलेट होके हमारे रिजर्व का पार्ट बनते हैं या इंटरबैंक मार्केट का पार्ट बनते हैं, एंड देन वी यूज़ देम फॉर द पर्पसेस जो कि डिफाइंड है। हिस्टोरिकली क्योंकि हमारा डेफिसिट पिछले 70 सालों से हमारा एक डेफिसिट रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट, और इस वजह से
हमारी जो एक्सचेंज रेट की रजीम है या एक्सचेंज पॉलिसी की रजीम है, दैट वाज वेरी रिस्ट्रिक्टिव। हमारा जो जो कंट्रोल करते हैं बेसिकली एक्सचेंज रजीम को, वो एक लॉ है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट 1947। उसके तहत स्टेट बैंक ने एक एफई मैनुअल इशू किया हुआ है, जिसके तहत पर्पस वाइज पाकिस्तानी पर्पस वाइज अपने बैंक के पास जा सकते हैं, वो पर्पस बताते हैं और वो पर्पसेस के लिए प्रूफ करते हैं, कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बैंक उनकी रेमिटेंस लगाता है। ये पिछले 70 साल से जो आप ये कह लें कि दैट्स बीन द नॉर्म। अब ये जो एक्सचेंज कंट्रोल रिजीम्स हैं, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ही होती हैं। इवन इंडिया जिसके पास $600 बिलियन के रिजर्व हैं, एक्सचेंज कंट्रोल रिजीम वहाँ भी है। इवन बांग्लादेश में भी आपको एक्सचेंज कंट्रोल रिजीम बनेगी, बट डेवलप कंट्रीज़ में ऐसी कोई एक्सचेंज कंट्रोल रिजीम नहीं होती। वो बेसिकली जिन कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, उन कंट्रीज़ को कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो बेसिकली हमारी तरह ये माइक्रो मैनेज करें कि एक्सपोर्ट्स के डॉलर आएँ, कितना रिटेन करेगा, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी। एंड लास्ट ईयर यू हैव अ पब्लिक नॉलेज के हमारे कॉन्स्टेंट्स थे एक्सटर्नल फ्रंट पे, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो वी बेसिकली मैनेज सम इम्पोर्ट्स। तो लास्ट ईयर देयर वाज अ फ्लड से क्या हुआ कि हमारा जो सिंध का मेन पोर्शन जो दरियाई इलाका वो सारा पानी के नीचे आया। उन किसानों के जो गंदम के बीज थे जो उन्होंने उगाने थे वो तक नहीं थे। वी हैड टू इम्पोर्ट व्हीट, लास्ट ईयर वी हैड टू इम्पोर्ट कॉटन। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों, जेब में डॉलर्स जितने हैं, उन डॉलर्स का फिर आपको कंजर्वेटिवली इस्तेमाल करना होता है। तो हमारी जो रजीम है वो एक कंजर्वेटिव रजीम है, एक्सचेंज कंट्रोल्ड रजीम है। एक्सचेंज कंट्रोल्ड रजीम क्यों है? क्योंकि हमारे पास डॉलर्स इतने नहीं हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को एक आज़ादी दे दें कि वो हर पर्पज़ के लिए डॉलर मुल्क से बाहर ले जाए। ये है वो कॉन्टेक्स्ट। और स्टेट बैंक को बिल्कुल खुशी नहीं होती कि जब इस किस्म की रिस्ट्रिक्टिव रजीम लगाई जाए, बट एक ज़रूरत होती है जब आप पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं पूरे मुल्क के लिए, उस वक्त आपको इस मुल्क की 98% आबादी के लिए भी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। आपके पास प्रायोरिटीज़ होती हैं, आप सर्टन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज़ करते हो। इस प्रायोरिटी का एक पार्ट ये था कि अभी रिसेंटली हमने आईटी सेक्टर और फ्रीलांसर्स को जो रिटेंशन थी फ्रॉम 35% वो हमने 50% कर दी। अच्छा, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजीम बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव रहा है फॉर 70 ऑड ईयर्स, तो हमारे जो बैंक्स हैं वो भी थोड़े कंजर्वेटिव हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजीम की हद तक। हम उनकी तबलीग अलहदा कर रहे हैं, उनके लिए सेशंस अलहदा अरेंज कर रहे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, क्या सवाल पूछना है, क्या सवाल नहीं पूछना। बट व्हेन देयर आर मोर देन 10,000 ब्रांचेस और पाकिस्तान के हर खिते में ब्रांचेस हों, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक एक ब्रांच मैनेजर और एक एक ब्रांच ऑफिसर को ये समझा सको कि रिजीम्स क्या हैं। बट ओवर द ईयर्स व्हाट वी हैव डन इज़ कि ये पूरी एफएक्स रिजीम पिछले 4 या 5 सालों में हमने आहिस्ता आहिस्ता लिबरलाइज करनी शुरू की है। और लिबरलाइजेशन में हमारा जो मकसद है बेसिकली, क्योंकि हम यू हैव टू डिफाइन कि आपने जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस पाकिस्तान से बाहर भेजनी है, हमें उसका पर्पस ज़रूर चाहिए। बिकॉज अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए भी बाइंग करते हैं डॉलर की। बहुत से लोग मींस किसी और पर्पस के लिए भी, ताकि मार्केट में केओस फैले, इंटरबैंक में पोजीशन से थोड़ी सी लिक्विडिटी स्क्वीज़ हो। तो देन इन सारे हालात में हमारी जितना फॉरेन एक्सचेंज रजीम है दैट इज़ बेसिकली पर्पस ड्रिवन। तो उस पे होता ये है कि आम तौर पे बैंकर आपसे सवाल करेगा कि जब आप फॉरेन रेमिटेंस का के लिए आप अपने किसी भी बैंक में तशरीफ़ ले जाएंगे, तो वो बेसिकली आपसे 4-5 बेसिक सवाल पूछता है। आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपको ये रेमिटेंस अगर बाहर भेजनी है तो क्यों भेजनी है। देन देयर आर, क्योंकि बैंकिंग में बेसिकली हम अभी फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकले, तो कुछ बैंकिंग इज़ मोर कंजर्वेटिव, वहाँ कोई डॉक्यूमेंटेड कंडीशंस लगी हुई हैं। वो बेसिकली
जब तक आप पूरी हकीकत अपने बैंकर को नहीं बताओगे कि आप क्या काम करते हो, किस मकसद के लिए आपके पैसे आ रहे हैं और किस मकसद के लिए जा रहे हैं, बैंकर बेसिकली उनकी तरबियत थोड़ी कंजर्वेटिव है। वो उसने बहुत से इदारों को जवाब देने हैं, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक, FIA, FBR, तो उसकी भी जो मुश्किल है, क्योंकि आई एम एक्स बैंकर, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट पोजीशन पे है, तो वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस आस्क करता है। वो कई दफ़ा हद से ज़्यादा हो सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। उसके लिए मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे। बट प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हम एक्सपोर्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैंकिंग चैनल से अपने डॉलर पाकिस्तान लेके आएंगे। अब जब आप अपने बैंकिंग चैनल से डॉलर पाकिस्तान लेके आते हो तो यू हैव अ हिस्ट्री, आपके अकाउंट की एक स्टेटमेंट बनेगी, उसमें ये शो होगा कि आप बैंकिंग चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल से डॉलर आते हैं, यू हैव, वहाँ से बैंकर आपकी नेटवर्थ या आपकी अर्निंग कैपेसिटी बेसिकली जज करेगा। जब आपकी एक अर्निंग कैपेसिटी एज ए बैंकर मैं जज कर लूँगा, तो देन जब आप मेरे पास एक एप्लीकेशन लेके आएंगे कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए या मुझे एक फॉरेन रेमिटेंस करनी है, तो आई हैव कॉन्फिडेंस कि आपने मेरे साथ अपनी तमाम कारोबारी हकीकतें, अपने तमाम कारोबार के मुतालिक डिटेल्स शेयर की हैं, और वो ही वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट, वो आपके लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी एक्सपोर्ट की अर्निंग्स थ्रू हुंडी हवाला एक्सपोर्टर्स अगर ले आएँ और उसका बैंक में कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही ना हो, एंड यू गो टू अ बैंक एंड से कि मुझे लोन भी दे दो, तो अगर आपकी बैंक की स्टेटमेंट पे शो नहीं हो रहा, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर एनी बैंकर टू फाइनेंस यू। वो उसकी तरबियत है, वो डॉक्यूमेंट्स पे डील करते हैं बैंकर्स, तो बैंकर्स को आपको पहले शो करना पड़ेगा। वो अगर आपसे पूछ रहा है आप फ्रीलांसर हो, तो आप डिजिटली शो कर दें, आप अपवर्क पे काम करते हैं, आपका प्रोफाइल होगा, यू कैन शो इट डिजिटली। तो इस सिलसिले में अभी हमने जो फॉरेन एक्सचेंज फ्रेमवर्क में वो हमने 4 वर्टिकल्स पे काम किया है इस वक्त। वो स्टार्टेड विद कि आपका जो बिजनेस ऑपरेशन है आसान हो, मींस कि आपके लिए अकाउंट ओपनिंग को सेल किया जाए। वो स्टार्टेड विद, पहले हमने साल 1.5 साल पहले एक फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट मुतारफ़ कराया जिस पे लिमिट थी $5,000। आहिस्ता आहिस्ता अभी हमने रिसेंटली उसको रिवैम्प किया। आपकी सजेशंस पे कुछ लोगों ने कहा कि वो अकाउंट डिजिटल खुलता है, हमें ब्रांच रिलेशनशिप चाहिए, तो ब्रांच रिलेशनशिप्स के लिए हमने ब्रांचों को ऑथराइज़ किया कि अब वो अकाउंट खोल सकते हैं। इसी तरह सेकंड फेज़ में अगर एक फ्रीलांसर अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, एक स्टार्टअप बनता है, और स्टार्टअप बेसिकली पहले तो रिश्तेदारों के और उधार पे दोस्तों से फंड्स लेके चलता है, देन वो अगर एक सेकंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग या थर्ड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग में बाहर से कोई FDI अट्रैक्ट करके लाता है या बाहर से कोई लोन लाता है, तो वी हैव लिबरलाइज आवर FDI एंड इक्विटी एंड लोन रिजीम्स। हमने कन्वर्टेबल डेट्स तक इंट्रोड्यूस कराए फॉरेन एक्सचेंज रिजीम में, जो कि पहले नहीं थे। देन मार्केट डेवलपमेंट इज़ द थर्ड पार्ट। एनी एक्सपोर्टर, बी इट अ टेक्सटाइल मिल, बी इट वो IT एक्सपोर्टर हो, बी इट वो फ्रीलांसर हो, वो एक कंपनी बनाना चाह रहा है और वो कंपनी पाकिस्तान से बाहर बनाना चाह रहा है, और वो कंपनी के लिए जो रूल्स हैं फॉर एक्सपोर्टर्स ख़ास तौर पे वो हमने लिबरलाइज़ किए। अगर स्टार्टअप में प्रीवियसली वी वर इन ग्रे लिस्ट, तो बहुत से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते थे ड्यू टू लीगल इश्यूज़, और जो हमारे ग्रे लिस्टिंग की इश्यूज़ थे, उसकी वजह से हमने जो स्टार्टअप्स हैं उनको ये भी इजाज़त दी कि आप अपनी ऑपरेटिंग कंपनी के ऊपर एक होल्ड को बना लें और होल्ड को पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर करा लें। उसके में जो फंड्स आएंगे वो फंड्स बेसिकली आप पाकिस्तान ले आएँ, उसके लिए एक रजीम इंट्रोड्यूस कराई। देन ई-कॉमर्स के लिए हमने स्पेशली एक पूरा एक्सपोर्ट का फ्रेमवर्क दिया, B2B यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर का एक फ्रेमवर्क दिया, बिज़नेस टू कंज्यूमर जो अमेज़ॉन पे आप काम करते हैं उसका एक अलग फ्रेमवर्क दिया। तो स्टेट बैंक पिछले 4 सालों में अपार्ट फ्रॉम हैविंग ऑल काइंड ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे फैसिलिटेट किया जा सकता है और जहाँ तक जिस हद तक फैसिलिटेट किया जा सकता है हम फैसिलिटेशन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने किया क्या कि हमारा जो एक्सपोर्ट है बेसिकली वो FE मैनुअल का एक चैप्टर 12 है जिसमें एक्सपोर्ट के सारे रूल्स लिखे हुए हैं। देयर वाज अ डिमांड, और उस डिमांड पे ये था कि गवर्नमेंट ने IT सेक्टर को एज ए प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर किया। अब पाकिस्तान में जो सर्विसेज सेक्टर है उसको 35% रिटेंशन की इजाज़त थी, हमने इस इजाज़त को 35 से बढ़ा के 50% कर दिया। नाउ वी अमेंडेड द रेलेवेंट क्लॉजेज जो कि हमारे मैनुअल में, उसमें अब प्रॉब्लम
स्टेट बैंक के साथ ये थी कि ना हमारे पास इस वक्त एक स्टैंडर्ड फ्रीलांसर की डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, ना हमारे पास इस वक्त कोई आईटी सेक्टर की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसी तरह हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप्स आल्सो। तो ये एक पॉलिसी बन रही है, आई गेस PSAB इज हेडिंग दैट, और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, कि वो फ्रीलांसर एक पॉलिसी पे काम कर रहे हैं वेयर दे वुड बी एबल टू डिफाइन व्हाट फ्रीलांसर इज। बट दूसरी साइड पे जब हम बैंकिंग की साइड देखते हैं, तो मैं जब बैंकर को बोलूँगा कि आप फ्रीलांसर के लिए ये सहूलियात दें, तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि पहले आई नीड टू डिफाइन व्हाट फ्रीलांसर इज़। तो इस दफ़ा हमने कम से कम जहाँ तक हमारी डोमेन है फॉरेन एक्सचेंज की रजीम की हद तक, फॉर एक्सपोर्ट्स की हद तक, जब तक कि गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे नहीं पहुँचते, एंड वी ऑल स्टेक होल्डर्स डज नॉट एग्री कि डेफिनेशन क्या है, हमने अपनी एक डेफिनेशन फ्रीलांसर्स की इंट्रोड्यूस कराई कि एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल। तो फ्रीलांसर सिर्फ इंडिविजुअल होगा, अगर तो वो कोई कंपनी है तो हम उसे आईटी कंपनी की कैटेगरी में डालेंगे। तो फॉर फ्रीलांसर, फॉर मी फ्रीलांसर इज एन इंडिविजुअल। सेकेंडली, वो कोई भी डिजिटल या ऑनलाइन सर्विसेज देगा। अगर कोई कारी घर बैठ के यूके के किसी बच्चे को कुरान शरीफ सिखा रहा है, फॉर मी ही इज़ अ फ्रीलांसर। अब वो डेफिनेशन जो भी हो, ही इज़ अर्निंग थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और वो उसकी जो ऑनलाइन पेमेंट्स आएंगी, हमने बैंकों को ये बोला है कि आज से आप उसे एक्सपोर्ट की अर्निंग शो करोगे, एंड देन वो जो कारी साहब हैं वो दे कैन बेसिकली रिटेन अप टू 50% ऑफ डॉलर्स, और ये हमने मैंडेटरी किया है। हमारे पास शिकायत ये थी कि डॉलर्स आते हैं और एक्सपोर्टर रिटेन करना चाह रहे हैं, और हमारे बैंकर उनको ये फैसिलिटी नहीं देते। तो हमने क्या किया, हमने कहा अगर $100 पाकिस्तान में गिरेंगे थ्रू स्विफ्ट, तो आप उस 100 में से $50 उस कारी साहब के अकाउंट में डाल दें। अब अगर कारी साहब को डॉलर नहीं चाहिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान में जब आप डबल रोटी खरीदने जाओगे तो वो रुपए में मिलती है, तो बेसिकली वो कारी साहब अगर तो अपना एक्सचेंज रेट का रिस्क हेज करना चाह रहे हैं, तो उस हद तक वो अपनी सेविंग उस अकाउंट में रखेंगे। बट अल्टीमेटली वो अगर पाकिस्तान में उनका बिजली का बिल आएगा, उनका गैस का बिल आएगा, उसके लिए उन्होंने PKR पे करने हैं, तो वो अल्टीमेटली ही वुड आस्क कि मेरी जो रिटेंशन है इसमें से किसी भी वक्त PKR में कन्वर्ट कर दें। तो हमने बैंकों को बोला वो जब भी कहेंगे कि उनके डॉलर रख लो, $100 आए थे एक्सपोर्ट में, 50 उनके अकाउंट में चले गए, 50 उनके PKR अकाउंट में चले गए, बाकी के जो $50 वो उनके FC अकाउंट में गए। हमने अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले सवाल हुआ था कि बैंक वहाँ से बहुत से सवाल पूछते हैं रिगार्डिंग फॉरेन रेमिटेंसेस। तो अब हम बैंकों को ये कहने जा रहे हैं ऑब्वियसली कि वो जो डॉलर अकाउंट जो कि रिटेंशन अकाउंट था, स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट, उस पे एक डेबिट कार्ड इन US डॉलर इशू कर दें। एक बैंक ने इशू कर दिया, 3 बैंक बाय दिसंबर एंड इशू कर देंगे, जो हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है। बिकॉज फ्रेमवर्क अभी हमने इंट्रोड्यूस कराया, तो बैंक हैज़ टू चेंज देयर IT सिस्टम्स, और गेयरिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ABL मुझे किसी ने अभी बताया कि वो कर चुका है, 3 बैंक अभी ऑनलाइन है। बाय नेक्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर FY 24, तो मेरा ख्याल है 3-4 और बैंक भी आ जाएंगे। बट जो बैंक जितना जल्दी आएगा वो मार्केट कैप्चर करेगा। ये बेसिकली उनका एक बिजनेस केस है कि वो अगर फ्रीलांसर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो वो उतनी जल्दी अपनी प्रोडक्ट लेके आएंगे। अच्छा, वो जो फ्रीलांसर्स के डॉलर्स उसके अकाउंट में हैं, उस अकाउंट में जब डेबिट कार्ड इशू हो जाएगा तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहे हैं, वो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, वो स्टडी पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, वो अपनी अगर फेसबुक पे ऐड देने हैं वो चाह रहे हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं और उधर कोई गूगल को पेमेंट करनी है, तो दैट्स बेसिकली उस डायमेंशन में वो अपने डॉलर इस्तेमाल कर सकेगा। इसी तरह IT कंपनीज हम ये डिफाइन कर रहे हैं बिकॉज इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, देन पेमेंट के वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो IT कंपनी होगी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर सॉफ्टवेयर हाउस है तो पाशा से, अदरवाइज PSAB के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया अपनी हद तक कि IT कंपनी क्या है और फ्रीलांसर क्या है। अच्छा, जो सवाल था पहले कि हम बिजनेस ऑपरेशंस कैसे बेहतर करेंगे, तो सबसे पहले हमने ईज दी है PKR के अकाउंट पे। इसमें IT कंपनी का बेस देखें, जब भी पाकिस्तान में बैंकिंग के थ्रू आप काम करोगे यू नीड टू हैव अ बेसिक अकाउंट।
कोई भी पीकेआर का अकाउंट आपको चाहिए जिसके थ्रू आप अपने ऑपरेशंस मैनेज कर रहे हैं, जितना आप उस अकाउंट को इस्तेमाल करके अपनी इनवर्ड और आउटवर्ड पेमेंट करेंगे, जितनी आपकी बिजनेस की पेमेंट कैश से नहीं होंगी और थ्रू अकाउंट होंगी, उतना ज़्यादा आपके अकाउंट का टर्नओवर और विजिबिलिटी बैंकर को मिलेगी। जितनी विजिबिलिटी मिलेगी उसके लिए आसान होगा अदर प्रोडक्ट्स आपको ऑफर करना। इसी तरह ये जो फ्रीलांसर अकाउंट है, ये इस वक्त जो मुख्तलिफ अकाउंट हम ऑफ़र कर रहे हैं फ्रीलांसर्स को पर्टिकुलरली, और इवन आईटी सेक्टर को। आईटी बिजनेस कंपनी एक अकाउंट खोल सकती है, फ्रीलांसर एक पीकेआर अकाउंट खोल सकता है, देन वो जो डॉलर आए थे उसके लिए रिटेंशन अकाउंट खोल सकता है। रिटेंशन अकाउंट पे आउटवर्ड बिल्कुल आज़ाद कर दी गई है। सूनर वी वुड आस्क बैंक्स डेबिट कार्ड इशू करें, वी वुड आस्क बैंक्स कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लेके आएँ। इसी तरह आईटी कंपनीज या स्टार्टअप्स अगर तो बायर से इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं तो उनका पहला रिस्क ये होता है कि हमने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है या हमने कोई कंसल्टेंसी लेके आनी है। तो वी हैव अमेंडेड द रेलेवेंट चैप्टर्स ऑफ एफई मैनुअल, जहाँ पे आप अपनी इक्विटी लॉन्ग टर्म लोन बेसिकली ला के रिटेन कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज़ के। अगर पर्पज़ इंपोर्ट है, अगर पर्पजेज़ बायर से कोई सर्विस लेनी है, कंसल्टेंसी सर्विसेज लेनी है। इसी तरह एक स्पेशल आईटी की रजीम मुतारिफ कराएगी गवर्नमेंट ने। एक STZA का एक्ट पास किया। उस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के एक्ट में बेसिकली उसके अंडर हमने एक स्पेशलाइज्ड अकाउंट खोले हैं। अब कुछ आईटी कंपनीज की ये गुजारिश थी कि हमें 100% रिटेंशन दे दिया जाए। अब 100% रिटेंशन अगर मैं एक एक्सपोर्टर को देता हूँ तो मेरे लिए बेसिकली दूसरे एक्सपोर्टर भी इसी किस्म की रिटेंशन मांगते हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने आम एक्सपोर्टर्स के लिए एक अलग रजीम है जिसे हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते हैं कि आप वहाँ चले जाएं, वहाँ से जितने डॉलर आपके एक्सपोर्ट के आए 100% रिटेन करें, वहीं से पेमेंट कर दें। इसी तरह की एक रजीम हमने आईटी सेक्टर को दी जिसको हम स्पेशल अकाउंट्स कहते हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के लिए। बट ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स आई थिंक अभी गवर्नमेंट ने इस पे आईटी कंपनीज को लाइसेंसिंग करनी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। बट जब ये एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो जो आईटी कंपनी इस STZA में काम कर रही होगी वो अपनी एक्सपोर्ट की अर्निंग का 100% भी रिटेन कर लेंगे। बट ये जो पेशकश है ये सिर्फ STZAs की हद तक होगी। अब बात करते हैं इस वक्त जो एक्सपोर्टर का मेन अकाउंट खुला है फ्रीलांसर का, इसमें सिर्फ हम एक आपसे डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं, वो है आपका NIC और आपकी बायोमेट्रिक, और सारी चीज़ें हमने डिक्लेरेशन पे कर दी हैं। जितनी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो ऑलमोस्ट वेव कर दी गई हैं। इस वक्त ये जो इन्फॉर्मेशन आपसे वो मांगेगा एक बैंक, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी हो सकता है, आप किसी ब्रांच में भी विजिट कर सकते हो एंड यू वुड आस्क कि ये मुझे फ्रीलांसर अकाउंट खोलना है। और ये फ्रीलांसर अकाउंट पे एक पूरा सर्कुलर है जो हमारे BPRD ने इशू किया है एंड दैट्स अबाउट इट। आपकी डिक्लेरेशन, आपकी IT वेरिफिकेशन होगी और आपकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक जैसी ओके होती है फ्रीलांसर्स के अकाउंट खुल जाएंगे। इस अकाउंट में हमने $5,000 तक पर मंथ, यानी अगर एक फ्रीलांसर सपोज $4,000 कमाता है एक मंथ में तो उसकी रिटेंशन 100% है, बिकॉज अप टू $5,000 वो अपने अकाउंट में जब लाएगा डॉलर्स, वो 100% 4,000 का 4,000 उस अकाउंट में रिटेन कर सकता है। तो जो एक डिबेट थी छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए कि उनको हमने ये राइट दे दिया है कि वो अप टू $5,000 पर मंथ अपने डॉलर अकाउंट में रिटेन कर सकते हैं। अगर सपोज $10,000 आप ला रहे हैं तो $5,000 50% हो जाएगा, 11,000 पे $5,000 और 500 मतलब 5,500, विच एवर इज़ हायर, $5,000 और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड विच एवर इज़ हायर। तो अगर किसी की एक्सपोर्ट प्रोसीड $2,000 है तो वो तो 100% रिटेंशन है, रिटेंशन मैंडेटरी है, आपके अकाउंट में चले जाना चाहिए। एंड देन जो भी, अच्छा इसमें जो फ्रीलांसर्स के लिए हमने किया, अब फ्रीलांसर्स के लिए प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो ये कहते हैं कि सपोज मैं एक फ्रीलांस का काम कर रहा हूँ और मैंने एजुकेशन के लिए पैसे बाहर भिजवाने हैं, अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, ऑनलाइन किसी चीज़ के लिए। तो हमने फ्रीलांसर्स के पूरे एफई मैनुअल में मकासद हैं, किन मकासद के लिए आप बाहर रेमिटेंस भेज सकते हैं। फॉर फ्रीलांसर्स हमने कहा है कि वो अपने तमाम ज़ाती, ऑल पर्सनल्स, सारे पर्सनल और वर्क रिलेटेड, यानी मुकम्मल आज़ादी है उस डॉलर अकाउंट पे जो आपने रिटेन किया कि हमारी तरफ से
पिछले महीने जब से हमने ये सर्कुलर किया, आपको ना बैंक का कोई परमिशन चाहिए, ना स्टेट बैंक का कोई परमिशन चाहिए, एंड यू वुड बी एबल टू रेमिट आउट फंड्स इस स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट से जो एक्सपोर्टर रिटेन करते हैं फंड्स। इसी तरह आईटी कंपनीज हैं, सेम रिजीम उनके लिए भी एप्लीकेबल है, बट उनको जो हमने सहूलियात दी हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा, बिकॉज वो क्योंकि एक कंपनी है तो कंपनी बेसिकली बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकती है। तो हमारे कुछ रूल्स हैं कि जहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है तो वो जो शेयर्स हैं जिनमें वो इन्वेस्ट होते हैं वो शेयर्स स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर होने चाहिए एज ए रिपैट्रिएबल शेयर्स। तो वो जब हम उसमें ये देखते हैं कि पैसे बाहर से आए थे, जिस कंपनी में इन्वेस्ट हुए उस कंपनी में वो शेयर ख़रीदे गए जिसके फंड्स बाहर से ओरिजिनेट हुए, एंड देन जब वो रजिस्टर हो जाते हैं स्टेट बैंक के साथ तो हम उसके जो डिविडेंड्स हैं या जो उसकी अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करता है तो वो सारी की सारी प्रोसीड्स बगैर स्टेट बैंक के अप्रूवल के आप बाहर ले जा सकते हो वंस वो शेयर्स बेसिक शेयर रजिस्टर्ड हो स्टेट बैंक के साथ। तो ये आईटी के जो एक्सपोर्टर्स हैं, कंपनीज़ हैं, क्योंकि वो बाहर से इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करती हैं, उनको हमने ये कहा है कि वो अगर एक्विजिशन ऑफ सर्विसेज करती हैं, प्रॉफिट है, डिविडेंड रिपैट्रिएशन है, तो ये सारी चीज़ें वो स्टेट बैंक के अप्रूवल के बगैर कर सकते हैं। जैसे पहले कहा था मैंने, आज की डेट में अगर कोई आईटी कंपनी बाहर से फॉरेन इक्विटी लाती है, फॉरेन लोन्स लाती है, तो अगर वो हमें ये अपने बैंकर को बता दे कि वो एक ख़ास मकसद है जिस पे ऑब्वियसली, और ये रजीम सिर्फ आईटी सेक्टर के लिए नहीं, ये रजीम बेसिकली हर एक्सपोर्टर के लिए है कि अगर वो एक्सपोर्ट करता है और वो एक ख़ास हद तक रिटेन कर सकता है, वो अगर ये बता दे कि उसकी कोई बैरूनी पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो उस डॉलर का जो रिटेन किया हुआ है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट बैंक्स को जनरल परमिशन है कि वो खोल सकते हैं। ये एसटीजीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दूसरा वर्टिकल था बेसिकली कि अब एक पहले आपने स्टार्टअप बनाया, फिर आपने एक आईटी कंपनी बनाई, अब आईटी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि वो बेसिकली उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो व्हाट वी हैव ऑफर्ड टू देम इज़ के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये रजीम ओपन है पाकिस्तान में। सिर्फ इसमें एक कैविएट होता है कि जब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप रिसीव करें, जिस कंपनी में आ रही है उसके शेयर्स बेसिकली आपको स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर कराने पड़ते हैं थ्रू योर बैंकर। जब एक दफ़ा वो शेयर रजिस्टर हो जाते हैं देन ना बैंकर को हमारे पास उसके डिविडेंड बाहर भेजने के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। इसी तरह पहले कन्वर्टेबल डेट का ऑप्शन नहीं था हमारी एफई रजीम में। हमारी एफई रजीम डील करती थी आइदर डेट के साथ और डील करती थी इक्विटी के साथ। तो वी हैव ऑफर्ड देम के जो स्टार्टअप्स हैं, ख़ास तौर पे अगर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बाहर का जो इन्वेस्टर है वो ये कहे कि मुझे कन्वर्टेबल डेट का ऑप्शन दो। क्या शुरू में वो डेट होगा, बाद में अगर कंपनी चल गई तो वो बेसिकली उसको कन्वर्ट कर देंगे इन इक्विटी, बिकॉज वो डाउन साइड नहीं लेना चाह रहा। तो वी हैव गिवन दैट ऑप्शन टू। तीसरा ऑप्शन ये था कि एक स्टार्टअप है जिसकी ऑपरेटिंग कंपनी पाकिस्तान में चल रही है और वो सपोज़ एक फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रही है, बट फ़ॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान की लीगल रजीम से डर लगता है, हमारी सपोज़ एजेंसियों से या स्टेट बैंक से डर लगता है। तो वो बेसिकली अपने एक ऑपरेटिंग कंपनी के ऊपर एक होल्डिंग कंपनी बाहर खोल सकती है। दैट ऑप्शन इज़ अवेलेबल ओनली फॉर स्टार्टअप्स की, क्योंकि नेचुरल डेफिनेशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वी हैव मेड आवर ओन क्राइटेरिया, वो हमारे मैनुअल में है। दैट्स बेसिकली चैप्टर 20 डील्स विद इट, पैरा 13। आप वहाँ पढ़ सकते हो कि एक कंपनी, ऑपरेटिंग कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी दुबई में बना सकती है, अपनी होल्डिंग कंपनी हांगकांग में बना सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे वसूल कर सकती है। आफ्टर 1 ईयर वो पाकिस्तान में ला सकते हैं अपने तमाम एक्सपेंसेस करने के बाद, और जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको बैंक, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रजीम है बहुत सी, इसके लिए आपको बैंकर को पहले बताना पड़ेगा, बट फ्रॉम माई साइड, रेगुलेशन साइड, ये रेगुलेशन में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसी तरह हमने जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब्रॉड है, बेसिकली ये रजीम पाकिस्तान में बहुत लिबरलाइज की
अभी एक्सपोर्टर्स अपने बैंक को अप्रोच कर सकते हैं कि ख़ास तौर पे इसमें कोई भी एक्सपोर्टर हो सकता है, मींस कि अगर कोई टेक्सटाइल मिल है, कोई आईटी सेक्टर है और वो अपना एक ऑफिस बायर बनाना चाह रहे हैं, अपना एक रैप ऑफिस बायर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर उन्होंने रेमिटेंसेस करनी है वो अपने बैंक को अप्रोच करेंगे। बैंक हमें सिर्फ ये बताएगा कि ये कंपनी है, सपोज सिस्टम्स है, सिस्टम्स ने कौन से बैंक से काम करना है, वो एक दफ़ा स्टेट बैंक के पास आएंगे, हमें सिर्फ ये बताएंगे कि सिस्टम्स बाहर ऑफिसेज खोलना चाह रहा है, अपनी रैप ऑफिसेज खोलना चाह रहा है या अपने मार्केटिंग के दफातर खोलना चाह रहा है और वो XYZ बैंक्स के साथ काम करेंगे। हम उसको रजिस्टर कर लेंगे कि सिस्टम्स को ऑथराइज़ किया हमने कि वो अपनी तमाम इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब्रॉड किसी एक बैंक से कर सकते हैं। अच्छा, किसी एक बैंक को करने का मकसद ये था कि बेसिकली इसमें कुछ शराइत हैं, ये गवर्नमेंट ने हमें कुछ मैंडेट दिए हुए हैं कि आप जब इन्वेस्टमेंट अब्रॉड करते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि वो पाकिस्तान के लिए एक अर्निंग एसेट हो, मींस कि जब आप डॉलर जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी कम है आप उसको एज ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हो, तो ये बेसिकली हमारी जिम्मेदारी है उसको इंश्योर करना कि वो एक प्रोडक्टिव एसेट बने और वहाँ से डॉलर कमाएं और वो डॉलर पाकिस्तान में आएँ। तो इसकी एक पूरी रजीम है जो हमने बैंकों को तकवीज़ कर दी है कि वो बेसिकली अब हमारी ये वाली ड्यूटी जो स्टेट बैंक को गवर्नमेंट ने दी थी अब वो इस स्कीम को आगे लेके चलेंगे। बट एक्सपोर्टर के लिए वो है कि वो उन्होंने सिर्फ एक बैंक को जाना है, स्टेट बैंक के पास सिर्फ डेजिग्नेशन के लिए आएंगे, बाकी आपकी तमाम जो ज़रूरियात हैं वो बैंक से हैंडल होंगी। इसी तरह जो होल्डको है, होल्डको के लिए भी आपको एक दफ़ा स्टेट बैंक के पास आना पड़ेगा फॉर डेजिग्नेशन। इसके लिए एक पूरी रजीम है जहाँ पे होल्डको के 100% एसेट्स बेसिकली ऑपरेशन जो ऑपको है उसके 100% एसेट्स हम रेप्लिकेट करते हैं, मिररिंग होती है अब्रॉड, यानी उसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो पाकिस्तान में है वो पूरा मिरर हो जाता है बाहर, और उसके बाद जो भी डॉलर्स आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में वसूल करते हैं उसके ऊपर सर्टेन कंडीशंस हैं। अगर $1 मिलियन है तो आपको 80% एक साल के अंदर पाकिस्तान लेके आना है। इसी तरह अगर $10 मिलियन आप वहाँ से इकट्ठा करते हैं तो 50% एटलीस्ट पाकिस्तान में लेके आना, बिकॉज ऑपरेटिंग कंपनी पाकिस्तान का एसेट है और वो एसेट बेसिकली हमने रजिस्टर करा दिया बाहर, तो अब वो जो भी कमाएगा उस पर पाकिस्तान की इकॉनमी का हक है, वो जो डॉलर वो कमाएगा वो पाकिस्तान लेके आएगा, उससे पाकिस्तान की ज़रूरियात हम पूरी करेंगे। इसी तरह हमने 2 रजीम्स इंट्रोड्यूस कराई हैं फॉर ई कॉमर्स। इसमें हमारी एक है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। सपोज़ हमारा कोई एक्सपोर्टर है, उसके पास लेदर की जैकेट है और वो यूके में एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। फॉर दैट वो पहले होता था वो ई फॉर्म लेने बैंक में जाएगा, बैंक उसे ई फॉर्म देंगे नहीं देंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे। हमने इसका पूरा एक फ्रेमवर्क अलहदा से वीबॉक के ज़रिए किया है। कोरियर कंपनी के पास वो जाएगा, एक बैंक सेलेक्ट करेगा, एक बैंक उसका वीबॉक में रजिस्टर्ड होगा, वो जैकेट कोरियर कंपनी को देगा, कोई ई फॉर्म नहीं चाहिए, जैकेट अप टू $5,000 एक्सपोर्ट हो जाएगी और उस एक्सपोर्ट के पैसे वो पाकिस्तान लेके आ जाएगा। दैट्स द मोस्ट ईजीएस्ट वे, बट इसमें भी कुछ केविएट्स हैं। बेसिकली जो लीगल रजीम है उसमें अगर एक्सपोर्ट आप करते हैं और एक्सपोर्ट के डॉलर्स नहीं लाते तो बेसिकली एक एजुडिकेशन का प्रोसेस होता है लीगल। तो इस रजीम में अप टू $20,000 आप 5,000 ईच कंसाइनमेंट पे बाहर भेज सकते हो, और जब तक आप ओवरड्यू $20,000 से नीचे रहता है ये स्कीम चलती रहती है। जैसे ही $20,000 आप ब्रीच करते हो तो देयर इज़ ए टेम्परेरी हॉल्ट, बैंक आपसे पूछेगा कि आपकी पिछली एक्सपोर्ट के पैसे वसूल क्यों नहीं हुए, तो वो अगली एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देगा। बट अप टू $20,000 ये चलती रहेगी। द सेकेंड जो स्कीम हमने इंट्रोड्यूस कराई दैट्स बिजनेस टू कंज्यूमर, दैट्स ई कॉमर्स। अगर आप सपोज अमेज़ॉन पे काम करते हो और यहाँ से आप बायर किसी कंपनी को कंसाइनमेंट भेजते हो तो उसके लिए क्योंकि वो वहाँ पे वेयर हाउसिंग करनी पड़ती है तो वो कंपनी टू कंपनी जाएगा, इसके लिए ई फॉर्म की शराइत है। बट जनरली एक्सपोर्ट के प्रोसीड जो पाकिस्तान का रूल है वो 120 दिनों में आना चाहिए। फॉर दिस पर्पस हमने 180 दिन का टाइम दिया हुआ है। इवन ओवरड्यू जो है, अगर आप अमेज़ॉन पर कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो उसका जो ओवरड्यू रिपोर्टिंग है दैट्स अप टू 270 दिन। आम हालात में वो 120 दिनों के बाद जो
टेक्सटाइल मिल अगर कोई एक्सपोर्ट करती है तो वो 120 दिनों में अगर प्रोसीड नहीं लाती तो ओवरड्यू रिपोर्ट होता है। बट फॉर दिस रिजीम जो अमेजोन पे आप सेल कर रहे हो, इसकी रिजीम क्वाइट लिबरलाइज है जो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजीम में किया है। दैट्स हमारा एक्सपोर्ट का चैप्टर है बेसिकली 12 एफ मैनुअल का, उसका ये पैरा 39 और 41 है। अगर इफ़ एनीबडी इज़ मोर इंटरेस्टेड उसका बेसिकली वेब पे अवेलेबल है पूरा एफ रिजीम, वहाँ से वो देख सकते हैं। अभी जो शिकायत अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, तो उनका जो अजाला किया है पिछले 1-1.5 महीने में, उनमें एक ये है कि आपको मुश्किल हो रही है पाकिस्तान से बाहर रेमिटेंस भेजने में। तो जितने डॉलर आप ला के रिटेन करेंगे, हम उस पर एक डेबिट कार्ड देने जा रहे हैं। ABL एज इशूड, आई थिंक फैसल, अल्फला और कौन सा HPL बाय दिसंबर एंड वुड बी ऑफरिंग सच प्रोडक्ट्स। तो आपके उस रिटेंशन अकाउंट पे आपको डॉलर बाहर भेजने की आज़ादी हो जाएगी, बैंक आपसे सवाल नहीं करेंगे। देन वी हैव आस्क्ड बैंक्स टू डिप्लॉय डिजिटल पोर्टल्स जो FX से रिलेटेड, जो FX रिजीम है बेसिकली, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टिव है, तो हमने उसमें ये बैंकों को बोला है कि आप थ्रू IT पोर्टल्स रिक्वेस्ट डिजिटली वसूल करें अपने कस्टमर के साथ। जब वो FX से मुतालिक अप्रूवल चाहिए होते हैं, उनमें कुछ अप्रूवल्स डेडिकेटेड हैं बैंक्स को, कुछ मेरा ऑपरेशन आर्म है एक, वो अप्रूवल देता है, और कुछ पॉलिसी से वेवर होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे पास एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट में गिरते हैं। तो हमने ये एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की है कि FX से मुतालिक अगर आपको कोई भी केस सबमिट करना है तो वो डिजिटली सबमिट होगा। पहले आप अपने बैंक के पोर्टल पे, FX पोर्टल पे वो अपलोड करेंगे। अगर उसे स्टेट बैंक का अप्रूवल चाहिए तो वो थ्रू डिजिटली स्टेट बैंक के पास आ जाता है। बट मोस्टली क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप अपने डॉलर्स क्योंकि खुद अर्न करते हैं, वो डॉलर्स मैंडेटरी हम आपके अकाउंट में रख रहे हैं, तो हमने इसीलिए इस तमाम झंझट से बचने के लिए उस पर डेबिट कार्ड दे दिया है। बट इट वुड टेक टाइम कि वो फुली एक्टिवेटेड हो जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई शिकायत है तो हमने एक स्पेशल एक ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है, facilitationexporters@spp.org.pk। आप इस ईमेल एड्रेस पे आप अपनी शिकायत पहले कोशिश कीजिएगा, जो भी शिकायत है पहले अपने बैंक के साथ टेकअप करें, उसके साथ देख लें। अगर वो कोऑपरेट नहीं करता तो फिर आप ये शिकायत हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा ये मेरी टीम जिसमें 5-7 लोग हैं वो इसका फॉलोअप करेगी बैंक के साथ। इसके अलावा हमने हर बैंक की वेबसाइट पे 2 सीनियर ऑफिसर्स का नाम डलवाया है कि अगर सपोज़ आप अलबरका के साथ या किसी ऐसे बैंक के साथ, MCB के साथ काम करते हैं, तो आप अगर जब उनकी वेबसाइट देखेंगे तो उन्होंने IT एक्सपोर्टर्स के लिए एक अलग से टैब इंट्रोड्यूस कराया है जहाँ पे उनके 2 सीनियर ऑफिशियल्स कम से कम SVP रैंक के, उनके ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर हैं। तो आप पहले उनको भी ईमेल कर सकते हैं। अगर वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करते तो आप स्टेट बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आप PSEP को अप्रोच कर सकते हैं। PSEP भी कंसोलिडेट करता है शिकायत, और इंडस्ट्री लेवल पे जितने प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली हमें कम्युनिकेट करता है एंड देन वी टेक एक्शन। जो लास्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि जितने डॉलर्स पाकिस्तान के पास हैं हमें, और वो जो डाटा शो करता है दैट्स बेसिकली आपको 1.5 महीने के इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट के डॉलर्स हैं हमारे पास इस वक्त। तो जो 2 गुजारिशात हैं इवन एक्सपोर्टर्स के साथ, स्पेसिफिकली फ्रीलांसर्स के साथ, कि जो डॉलर आपने मुल्क से बाहर रखे हुए हैं या रखते हैं, कोशिश करें कि वो पाकिस्तान के अंदर आएँ। वो उसकी लिक्विडिटी, उससे मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ती है। उस मार्केट की लिक्विडिटी से हम आपके लिए फाइनेंसिंग अरेंज करते हैं। देखें, आज आप अगर इस हॉल में बैठे हैं, ये AC चल रहा है, ये लाइटें चल रही हैं, ये इंपोर्टेड फ्यूल पे चल रही है। ये इंपोर्टेड फ्यूल ये डॉलर्स या एक्सपोर्टर लेके आया था या ये वर्कर रेमिटेंसेस के डॉलर्स थे। ये स्टेट बैंक डॉलर प्रिंट नहीं करता। ये डॉलर्स जब आप पाकिस्तान में लेके आते हैं तो यही इस मुल्क के लिए खर्च होते हैं। एंड बेसिकली हैं कुछ प्रॉब्लम्स, स्ट्रक्चरल इशू हैं, बट हमारा क्योंकि इंपोर्ट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है
इस कंट्री का और हमारी एक्सपोर्ट्स और वर्कर रेमिटेंसेस कम है, तो स्टेट बैंक को कभी कभी ना चाहते हुए भी इंटरवीन करना पड़ता है। मींस कि अगर आज पिछले साल ख़ास तौर पे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो पिछले साल जब देयर वाज, अब पब्लिक न्यूज़ है, वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके, देयर वाज अ एमिनेंट थ्रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट, तो उस वक्त अगर मेरे पास कोई फ्रीलांसर आता है कि मैंने गेम खेलने के लिए कोई रेमिटेंस बायर करनी है और मेरे पास डिसीजन ये था कि गेम खेलने के लिए रेमिटेंस अलाउ करनी है या पाकिस्तान के लिए वीट मंगानी है, तो देन इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर स्टेट बैंक, और जो भी स्टेट बैंक के अंदर होगा या कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए फिर वो डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है। बट अल्लाह का शुक्र है हम उस मुश्किल दौर से निकल गए, अब कोई ख़तरा नहीं है डिफ़ॉल्ट का। अब हम अपना पेट काट के फ्रीलांसर्स को $1.3 बिलियन के करीब के जो 50% रिटेंशन है, $2.6 का 50%, वो हमने दिया है इस कमिटमेंट के साथ कि फ्रीलांसर्स और आईटी सेक्टर्स हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ा के दिखाएंगे। तो होपफुली इस पे कुछ बेहतरी आएगी। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, एनीबडी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहीन है, एक स्टार्टअप्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, बुक एंड गो के नाम से। मेरे 3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आपने जो लास्ट स्लाइड में जो आपने लिस्ट दी है, इनके अलावा कोई इंडिपेंडेंट जैसे कि बैंकिंग ओम्बड्स पर्सन है, वो हेल्प कर सकते हैं कि नहीं इसके अंदर? देखिए, उनका एक कानून है, उस कानून के तहत पहले दरख्वास्त बैंक के पास जाएगी, वो इनकार करेंगे, फिर अगर वो आप फील करें, क्योंकि वो पाकिस्तान का कानून है कि आपको अगर किसी बैंक ने आपको नुकसान पहुंचाया है तो आप डायरेक्टली उनके पास जा सकते हैं, बट उसका एक रूट है। आपको पहले ये शिकायत उनके कंप्लेंट पोर्टल पर रजिस्टर करानी पड़ेगी। आई थिंक 45 डेज़ का टाइम है शायद, आई एम गेसिंग नाउ, ठीक है, ये मेरी डोमेन का एरिया नहीं है, बट मैं जा रहा हूँ उस तरफ। वो एक टाइम है, वो लैप्स होता है, तो आप वहाँ पे शिकायत फ़ाइल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, आप वहाँ भी एक शिकायत ड्रॉप कर सकते हो। CPD हेल्पलाइन इस तरह का उनका ईमेल एड्रेस है, आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। तो दूसरा मेरा सवाल ये था कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी डिटेल्स डिस्प्ले की हैं। अब मुझे इनमें से कोई भी फैसिलिटी लेनी हो तो मैं चूँकि इस डोमेन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो क्या आपके पास इन एक्सपर्ट्स की लिस्ट है किसी वेबसाइट पे? जैसे आपका बैंक कौन सा? मेरा बैंक हबीब मेट्रो है और HBL है। आप हबीब मेट्रो और उनकी HBL की वेबसाइट पे जाएं, IT एक्सपोर्टर फैसिलिटेशन डेस्क का, अभी अगर आप यहीं से मोबाइल से खोल लें, IT एक्सपोर्टर फैसिलिटेशन का टैब है वहाँ पे। उस टैब पे वहाँ के सीनियर मोस्ट 2 हमने रिक्वायरमेंट दी है, तो कम से कम वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रैंक का बंदा होगा, उसका ईमेल एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर वहाँ लिखा हुआ है। आप उनको ईमेल करेंगे अपना प्रॉब्लम लिख के, आपका प्रॉब्लम वो सॉल्व ना करें तो आप मुझे भेज दीजिएगा facilitation.it एक्सपोर्टर्स पे। परफेक्ट। तीसरा मेरा सवाल ये था कि आप डेबिट कार्ड जो ऑफ़र कर रहे हैं, क्या ये वर्चुअल कार्ड्स हो सकते हैं? देखिए, ये बैंक ने मैं ना रेगुलेटरी रजीम बनाता हूँ, मैं बैंक के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं करता, बट बैंक ये ऑफ़र कर सकता है मेरी तरफ से। प्रॉब्लम क्या है, मैंने इजाज़त उसे देनी थी कि जो डॉलर, पाकिस्तान का कानून है कि एक्सपोर्टर अपने पास एक सर्टन हद तक डॉलर रख सकता था। मैंने आज बैंक को बोला है कि वो जो डॉलर्स एक एक्सपोर्टर लेके आया है उसको आज़ादी दे दो, क्योंकि वो उसके अपने डॉलर हैं, कि वो खर्च कर ले। तो वो आज़ादी जब मैंने उसे दी है, अब बैंक उस पर प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। तो पहले तो लीगल हिच थी ना, रेगुलेटरी बैन था, बट अब बैंक, हमने उन्हें डेबिट कार्ड कहा है फ़िलहाल, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर वो वर्चुअल कार्ड भी देंगे तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम पॉलिसी परस्पेक्टिव, क्योंकि डॉलर आपका है, 50% आपने रिटेन किया, वो डेबिट कार्ड से जाए या वर्चुअली बाहर जाए, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। बट बैंक को कंट्रोल खुद डेवलप करना है, प्रोडक्ट खुद डेवलप करनी है। एक आखिरी सवाल, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड वेरी वेल कवर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, पहले टी से पहले और बाद में भी। चौथा आखिरी सवाल ये था कि जो मेरा 50% रिटेंशन है, इससे मैं फ़ॉरेन करेंसी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ आउटसाइड? पहले मेरा सवाल होगा कि जो आप उसने शेयर खरीदे होंगे आपकी कंपनी में, वो शेयर स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड है? अगर रजिस्टर्ड है तो कर सकते हैं। ओके।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफीक अहमद है, मैं पाकिस्तान डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि चैप्टर 12 के तहत आपने जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है उसमें आपने कहा है कि जी फॉरेन करेंसी अकाउंट से आप बाहर पैसे भिजवा सकते हैं फ्रीली। अब यहाँ पे कुछ बैंकर्स ऐसे हैं वो ये कहते हैं, वो इसको रिलेट करते हैं चैप्टर 14A से, और वो कहते हैं कि जी पहले आप जो है वो डेजिग्नेट करवाइए किसी भी बैंक को, फिर हम आपकी जो है ये पैसे बाहर भेजेंगे, चाहे वो गूगल को भेजने हो या XYZ चीज़ किसी को भी भेजने हो। तो ये थोड़ा सा बता दीजिए कि ये मिक्स क्यों कर रहे हैं। अच्छा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है बैंक के पार्ट पे, उनकी तरबियत हम अलहदा से कर रहे हैं। ये इशू क्या है कि जो चैप्टर 14A में जो आप पैरा 14A रेफ़र कर रहे हो ना, वो ये था कि अगर कोई इंटर बैंक से रुपया दे के डॉलर लेगा तो वो 62 कंपनीज़ को $4 लाख की लिमिट है, वहाँ तक जा सकता है, उसके लिए डेजिग्नेशन चाहिए। ये हमने क्लैरिफाई कर दिया है बैंकर्स को जिसने हमें अप्रोच किया है कि 14A पे अगर तो एक्सपोर्टर के अपने रिटेन्ड फंड्स हैं तो उस पर डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच। और ये जो बैंकर्स अगर बैठे हुए हैं उनको तो अलहदा उनसे- किया है, वो कि उनका वो मेरे राशिद साहब बैठे हैं यहाँ पे, वो अच्छा। बेसिकली तबलीग का काम, वो बैंकर्स की तबलीग का काम वो कर रहे हैं। सर बहुत सारे बैंकर्स जो है ना वो सुनते नहीं हैं, वो ऐसे ही है। तो ये जो बैंकर्स हैं वो कान खोल के सुन लें जो आपने बात कही। सर मेरा ईमेल एड्रेस है, कोई मसला हो तो Sir, thank ईमेल you very इस much. Ji, I would add a little bit more on that. I am Dr. Asif Ali. I am the Director Exchange Policy Department. ये एहसन साहब जो बता रहे हैं वो मतलब जो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग जो है वो बैंकर्स के साथ भी डिस्कशंस कर रहे हैं, और ये जो सेशन है जो यहाँ हो रहा है इसी तरह का सेशन हम प्लान कर रहे हैं इन अदर सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान। तो उसमें ये क्लैरिफिकेशन जो है वो हम ज़रूर उनको दे देंगे। देखिए इसमें पर्पस हमारा ये था कि जो इससे पहले भी एक सेशन में हमारी बात हुई थी कि जब हम डॉलर रिटेंशन जिस हद तक अलाउ कर रहे हैं आपको, उसके अंदर फिर आप उससे जो भी लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें हम आपको आसानियाँ पैदा कर दें और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम कम कर दें। तो वो ऐसे ही है, लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ बैंक्स को अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए या क्योंकि ये जो रिजीम हम लेके आए हैं ये उनके लिए भी अभी नहीं है, तो उसमें कुछ इश्यूज कुछ कंसर्न्स बैंकर साइड पे भी हैं। तो ये जो सेशंस हम अरेंज कर रहे हैं ये इसी पर्पस के लिए कर रहे हैं कि दोनों साइड्स को हम थोड़ा क्लैरिफिकेशंस दे दें, थोड़ा एजुकेट कर दें कि आपने किस तरह से जो है ना वो फैसिलिटेट करना है। ठीक है ना, थैंक यू। Assalamu alaikum ji. Mubarak Siddiqui, I'm a lawyer. First of all, congratulations on this regime. I think ये एक बहुत necessary step है. कॉन्फिडेंस भी इससे काफ़ी एक्सपोर्टर्स का बढ़ेगा, स्पेशली सर्विस एक्सपोर्टर्स का। मेरा सवाल है कि आपने फ्रीलांसर्स के लिए तो जो एम्बिट है वो ब्रॉड कर दिया है कि इसमें अगर आप टीचर से आपने कारी साहब की एग्जांपल दी, मैं वकील हूँ, मैं सोल प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं भी उसमें फॉलो कर, इवन तो मेरे बैंकर्स मुझसे PSEB की रजिस्ट्रेशन मंगवा रहे हैं, बट दिस इज हेल्प मी क्लैरिफाई अ लॉट। एज अ लॉयर आई कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज अ फ्रीलांसर, बट अगर एक लॉ फर्म है वो रिटेंशन नहीं कर सकती, बट लॉयर कर सकता है, अकाउंटेंट नहीं कर सकता। नहीं वो कर सकता है। रजीम क्या है? रजीम ये है कि ये जो स्पेशल रजीम आई, ये आई है IT एक्सपोर्टर्स के लिए और फ्रीलांसर्स के लिए। एक सेपरेट रजीम है पैरा 35 आई थिंक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वहाँ पे 35% ऑलरेडी अलाउड है। पर 50 क्यों नहीं? 50 सिर्फ IT के लिए। और दैट्स इस तरह तो मेरे पास टेक्सटाइल मिल आ जाएगी, उनको 10% अलाउड है, वो भी कहेगी कि वाई नॉट मी। बट देखिए सर्विसेज में जो रैशनल है वो ये है कि कोई इनपुट नहीं है और आप यहाँ से बैठ के डिजिटली ऑनलाइन कर रहे हैं। हमें ऑनलाइन भले देखिए मेरे जेब का मसला है। जितने अगर मैं सबको 100% अटेंशन दे दूंगा तो क्रूड ऑयल कौन इंपोर्ट करेगा, ये फैसला आप लोगों ने करना। फेयर इनफ। अच्छा, दूसरी जो बात थी वो ये थी कि हमने वाइल स्टार्टअप्स के लिए वो पूरी होल्डिंग कंपनी वाली रजीम भी बनाई और FDI फैसिलिटेशन की भी बनाई। FDI के लिए कोई रिटेंशन अकाउंट तो इस वक्त कोई अवेलेबल नहीं है। बट आई अंडरस्टैंड अगर आप स्पेशल पर्पस की बात नहीं वो सबके लिए अलाउड है। पैरा 6 में अगर आप जाओगे 9 है, अगर पढ़ोगे 9 आई थिंक, अगर तो इक्विटी बाहर से आती है। हाँ। और इवन लोन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लोन भी बाहर से आता है, तो उसके 2 पर्पसेस वहाँ लिखे हुए हैं, इंपोर्ट और कंसल्टेंसी। मतलब आपने मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी FDI आई
इस FDI में आपको मैं डॉलर रिटेंशन क्यों दूं? अगर तो कोई मकसद है, बिकॉज पूरा FE मैनुअल पर्पसेस पे चला हुआ, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि जी मेरा एक आउटफ्लो है और मैं एक्सचेंज रेट का हिट नहीं ले रहा कि पहले एक दफ़ा रुपए में कन्वर्ट कराऊं फिर रुपए को दोबारा डॉलर में कन्वर्ट कराऊं, तो वो पर्पस आप अपने बैंकर को बताएंगे तो दे कैन अलाउ इट। बट सर इसमें थोड़ी सी इसमें भले गुंजाइश नहीं दे सकते कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट एक तो लेके आ रहा है एटलीस्ट 30% 35% उसी इक्विटी को लोन पे भले ना करें, बट उस इक्विटी को वो डॉलर में रिटेन कर सके टू बी स्पेंट विद इन पाकिस्तान इवन जस्ट टू हेज देम अगेंस्ट द एक्सचेंजेस, बिकॉज लॉट ऑफ स्टार्टअप्स स्पेशली द वंस हु हैव होल्डकोस अब्रॉड आर नॉट they are not investors are not comfortable them bringing the money into Pakistan as yet, and they're not doing it themselves. अक्सर तो इन्वेस्टर से भी नहीं ली हुई, उनसे भी सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करके रखे हुए, उनसे कैश ही नहीं ले रहे कि तब लेंगे जब हम उसको पाकिस्तान में लेके आने का टाइम आ जाएगा. So there's substantial amount of money that is not coming into Pakistan for this reason. So इस पे प्लीज जरूर कंसिडर करिएगा because I think this would be helpful as well. Thank you. सर एक सवाल ये था कि आपने अभी ये तो बता दिया कि हमने जो पेमेंट करनी है या जो आपके जो डेबिट कार्ड्स आ रहे हैं वो दिसंबर में इंशाल्लाह होपफुली आ जाएंगे, लेकिन अब ये बताइए कि गुज़िश्ता माह से और इस महीने और नेक्स्ट मंथ तक हम लोग पेमेंट किस तरह करें? तो हम उस वक्त तक तो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे. आप अपने बैंक को फिजिकल एप्लीकेशन देंगे, आपके अगर रिटेंशन अकाउंट में डॉलर मौजूद है, आप एक फ़िज़िकल एप्लीकेशन अपने बैंक को दे दें और उन्हें कहें कि मेरे डॉलर्स जो कि मेरे बैंक में मौजूद हैं इस पैरा 12 में जो अमेंडमेंट आई है इसके थ्रू, क्योंकि हमने वहाँ अभी तक ये नहीं लिखा कि आपको लाजमी डेबिट कार्ड से ही अलाउ करनी है, वो आपको वैसे भी फिज़िकली भी फैसिलिटेट कर सकते हैं. वो आपसे अकाउंट का चेक लेंगे, आपसे डेबिट अथॉरिटी लेंगे, आपसे एप्लीकेशन लेंगे, आपके अपने डॉलर रिटेन्ड अमाउंट से पैसे बाहर भेज देंगे. अब वो पैसे जो बाहर भेजने हैं तो मैं AWS को कैसे बताऊंगा, गूगल को कैसे बताऊंगा, मैं एप्पल को कैसे बताऊंगा कि जनाब ये मेरा इंस्ट्रूमेंट, ये एक चेक आ रहा है, ये पेमेंट आपके अकाउंट में रेमिट हो गई है या नहीं हो गई है? इस तरह का तो कोई प्रोविजन पोर्टल पे है ही नहीं. PKR का है ना, डेबिट PKR में भी डेबिट कार्ड अवेलेबल है, कई कार्ड अवेलेबल है, वो कर लो. इसके अलावा हमारी FX रिजीम में वो जो पैरा 14A का हवाला दे रहे थे थोड़ी देर पहले, उसमें 62 कंपनीज़ को हमने वाइट लिस्टेड किया हुआ है. आप इंटरबैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं, मतलब अपने डॉलर ना इस्तेमाल करें, इंटरबैंक वाला इस्तेमाल कर लें. सर वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपने ये भी कहा ना कि आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लें, जब हम वो पेमेंट करने जाते हैं तो उस पर अभी रिसेंटली तकरीबन एक हफ्ता पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ उस पर उन्होंने मेरी ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक कर दिया और उन्होंने अगला जुमला मुझको ये कहा नहीं, ये एक कि issue है. 90,000 एक सेकंड एहसन साहब, एक सेकंड ये मैं जो क्लियर कर दूं तो जी. शायद बात समझ आ जाएगी. 90,000 उन्होंने कहा कि फर्स्ट गो में सिर्फ आप पे कर सकते हैं, पूरे मंथ में टोटल 3 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं सिर्फ 2,70,000 पे कर सकता हूँ एक महीने के अंदर? देखें, इसमें यह है कि जो आपके पास अगर तो आपके पास ऑलरेडी रिटेंशन अकाउंट मौजूद है, जी मौजूद है, ठीक है ना, और उसमें अगर पेमेंट भी है जितनी आप बाहर करना चाहते हैं तो फिर आप अपने बैंकर से कहेंगे तो वो पेमेंट इफेक्ट हो जानी चाहिए. अगर उसमें कोई इशू आता है, अब आप जो बात कर रहे हैं वो ये है आइडेंटिफिकेशन का इशू कि आप जो यहाँ से रेमिटेंस भेजेंगे, फॉर एग्जांपल गूगल को भेजते हैं, सपोज कर लेते हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि ये है? तो देखें, ये फिर आपने अपने जो फॉर एग्जांपल गूगल है उसको ये बताना है कि आपकी ये जो पेमेंट आएगी ये आपकी बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आएगी. ऑफ कोर्स वो जो पेमेंट जाती है कार्ड्स के थ्रू भी जा सकती है, बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी जा सकती है. तो यू विल हैव टू गेट दैट पेमेंट कोड अगेंस्ट दैट, जो भी उनका एक रिसीट होती है या जो भी है गूगल से, उस पर आप उनसे कंफर्म कराएंगे कि ये बैंक ट्रांसफ़र होगा और फिर उसके इनवॉइस के अगेंस्ट या उस पेमेंट रिसीट के अगेंस्ट आप अपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दें. अगर इसमें कोई इशू है तो आप हमें बताएं, वी कैन कोऑर्डिनेट विद योर बैंक एंड मेक इट ईजियर. सर बहुत माजरत के साथ, जी, रजा आपके बराबर में बैठे हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बता देंगे. बहुत माजरत के साथ, शायद आपके पास ये वाली नॉलेज नहीं है. जी, इस तरह पेमेंट नहीं जा सकती. अब हम जब उनके पोर्टल पे जाते हैं वहाँ सिर्फ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं. तो काइंडली देखें, एटलीस्ट जो हम पहले पेमेंट कर रहे थे, आप जब तक ये डेबिट कार्ड नहीं आता हमें वही पेमेंट अलाउ कीजिए ताकि एटलीस्ट हम ब्लैकलिस्ट होने से तो बचें. वरना होगा क्या, आप इस पे 1 महीना भी डिले करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक कंपनी और बाहर खोलेंगे, सारे पैसे वहां भिजवाया करेंगे. आज जो अभी सर ने
मुहिब वतन होने के लिए हमें इतनी माशाल्लाह तलकीन की और हमें होना भी चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो फिर फाइनली क्या होगा कि अमाउंट बाहर चला जाएगा, फिर हम वापस नहीं आएंगे सर। अभी जो आप कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो वो पीकेआर का कार्ड है? सॉरी सर, अभी जो कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे जिसपे स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपको रोक रहा है, पर्सनल अकाउंट था सर, ये पीकेआर वाला अकाउंट ये है? पीकेआर वाला अकाउंट था, पर्सनल डॉक्टर साहब क्रेडिट कार्ड इसमें डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ है जो विजायत बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि व्हेन वी मेक द पेमेंट फॉर AWS और गूगल, दे गिव ऑप्शन जहां आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर डालें, CVF डालें एंड यू प्रोसीड विद द ट्रांजैक्शन। सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वी आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन देयर ऑफ द बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर। यही विजायत आप बात कर रहे हैं ना? आई थिंक वी नीड टू देखें, अगर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा ऑप्शन अगर नहीं है, तो वी कैन इवन टॉक टू गूगल अबाउट दैट कि वो इस तरह का जो है ना ऑप्शन अगर वो दे सकें। वी हैव हैड अ मीटिंग विद गूगल लाइक यस्टरडे, ठीक है ना? सो अगर इस तरह का कोई इशू है आपको, तो यू कैन टेल अस एंड वी कैन प्रोवाइड यू एन अल्टरनेट वे ऑफ मेकिंग द सेम पेमेंट्स अंटिल वी एक्चुअली जो सिस्टम्स हमारे इन प्लेस हैं कार्ड्स वार्ड्स के। एंड यू आर राइट अबाउट दैट कि मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ये पेमेंट ऑप्शन आप लोगों को अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वैसे जनरली अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए जाते हैं तो 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो इफ़ इट इज़ ओनली कार्ड पेमेंट, तो उसको हम देख सकते हैं। देखें, उनके गूगल के या मेटा के या बाकी लोगों के लोकल पार्टनर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है? वी कैन इवन टॉक टू देम एज वेल कि अगर आप किसी सर्विसेज के लिए उनको पेमेंट करना चाहते हैं और सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो वी कैन टॉक टू देम एज वेल, ठीक है ना? तो हमने नोट कर लिया एंड वी विल रेज इट विद द टेक्नोलॉजी कंपनीज जिनके साथ हम रेगुलरली मीट करते हैं। तो वी विल टॉक टू देम एज वेल कि ये ऑप्शन अगर हो सकता है फॉर जब तक हमारा ये कार्ड का ऑप्शन जो है इनेबल हम करते हैं। इन द मीन टाइम देखें, उन्हें तो पेमेंट चाहिए ना, मोड ऑफ पेमेंट मे नॉट मैटर टू देम, उनको तो पेमेंट चाहिए। सो वी कैन डिस्कस विद देम एज वेल, ठीक है? ये हमने नोट कर लिया। थैंक यू। और दूसरा मतलब 1-2 बैंक रखा करें अपनी इन्वेंट्री में, मतलब देयर इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव 2 और 3 बैंक्स के अगर एक प्रॉब्लम करे तो दूसरा हेल्प कर सकता है। ऑब्वियसली इस वक्त तो एक बैंक ऑफर कर रहा है ना इस किस्म की सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम। ओके, आई हैव अस्सलाम वालेकुम। आई हैव 3 क्विक क्वेश्चंस। मेरा नाम बिलाल है, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ स्टार्टअप कॉल्ड क्रिएटिव 3D। पहला क्वेश्चन ये है कि हम एक्सपोर्ट की जहाँ पे बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समथिंग यूनिक जो दुनिया में ना हो, तो उसके लिए R&D का एक बहुत बड़ा सेक्टर आपके मुल्क में होना चाहिए। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि आर देयर एनी R&D फंड्स और एनी काइंड ऑफ दैट प्रोविजन जो कि स्टेट बैंक दे रहा है फॉर स्टार्टअप्स टू वर्क ऑन? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि ऐलानात बता दिए जाते हैं या फिर पॉलिसीज़ आती है, लेकिन फॉलोअप्स बड़ा मुश्किल होता है उनको करना। Just an example, we were one of the startups that represented Pakistan in GITEX. तो उमर सैफ साहब ने वहाँ पे बोला था to connect, but and Raza साहब, this is question for you that we were asked to connect to you, but we had no way to connect you apart from doing a WhatsApp message. So is there a You are talking about GITEX? Yeah, GITEX. So is there a formal way to connect as a follow-up as well? कि हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? ज़्यादातर तो JITEX पे भी जो मिनिस्टर साहब को नोट कराते रहे थे, पीपल हैव अप्रोच्ड मी, वी गॉट इट नोटेड, फिर कुछ मुलाकातें हुई भी हैं। सो स्टिल आई थिंक यू आई शेयर माई कार्ड विद यू, अगर नहीं है तो भी मैं दोबारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देता हूँ। द कॉमन पर्पज इज के अगर ईमेल भी आती है वी रिस्पॉन्ड दैट। सो अभी आप जिस तरह आपका सवाल का एक पहला हिस्सा था ना अबाउट द स्टार्टअप फंड, and lot of people are confused with the right mandated organization. तो अभी कल मैंने एक कॉल किया कि 40 minutes की कॉल थी। I listened all the project that pertain to Ignite. So I immediately shared the CEO Ignite's email and asked him to copy me, and then I gave the call to Asim Shahriar साहब as well. तो जो फंड है वो एक एलोकेटेड फंड है Ignite को, नेशनल ICT R&D फंड जो पुराना होता था, and that is the contribution from the CMOs and that is also contributing towards the startups. जो जितने incubation centers चल रहे हैं Ministry of IT के, उस फंड के तहत चल रहे हैं। If you have any pertinent queries regarding startup thing, we can connect you to Ignite, and if you have anything for any feedback for the Minister Saab, he is always open to hear about that, and he responds that as well. He's very active on the social media as well. You know, you can follow him on Twitter and Facebook. But if you want to route it through us as well,
we are always there to respond that. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Sir, my question is about being a freelancer. I have a question that we face many problems about receiving payments from any freelancing website. Like for suppose if you are working on Fiverr or any other platform like Upwork, so we have a problem about PayPal that we don't have any account according to the PayPal in Pakistan. So what initiative State Bank is taking for bringing PayPal in Pakistan? This is one of the big problem for us that we cannot get money directing into our bank account. हम अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट रिसीव नहीं कर सकते उस अमाउंट को, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है पेपॉल अकाउंट की. तो इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें कि स्टेट बैंक ने इसके हवाले से क्या इनिशिएटिव अभी तक लिया है और व्हाट वी आर होपिंग कि कब तक ये जो है हमें अवेलेबल होगा पाकिस्तान के अंदर, कि हम इसे एक ऑफिशियली तरीके से जो है ना अपनी पेमेंट्स को एक आसान और ईजी तरीके से रिसीव कर सकते हैं. थैंक यू. वो लाइटर नोट पे अगर आपने किसी को अपने घर लेके आना होता है तो आप उसे दावत देते हैं, तो दावत तो हमने दे दी, बट अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, और वो क्यों नहीं इंटरेस्टेड, बकौल उनके बिजनेस केस नहीं है. अब मैं उनसे मीटिंग कर सकते हैं हम लोग, हम उन्हें मिन्नत तरला कर सकते हैं, वो हमने कर लिया. इवन सर व्हाट अदर ऑप्शंस डू वी हैव, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा हम किस ऑप्शन पे मतलब कि इजीली जा सकते हैं? पेनीर है, उसका एक PRI चैनल से उसका एक मैकेनिज्म डेवलप किया है और डेवलप कर रहे हैं. इंटीग्रेशन का हम कोशिश कर रहे हैं. इवन UAE की जो इंटीग्रेशन की अभी बात हो रही है बूना के साथ, रास्त की, वो इंटीग्रेशंस की बात हो रही है, बट अभी वो प्राइमरी स्टेज पे है. देखें, इसमें थोड़ा सा मैं फर्दर ऐड कर दूं. पेपॉल के साथ और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे स्ट्राइप वगैरह हैं, तो उनके साथ भी बातचीत हो रही है. थोड़ा सा उनके लिए एक बिजनेस केस का इशू है, मतलब कि यहाँ पे वो पाकिस्तान में क्यों आए, क्या इतनी वैल्यू है यहाँ पे जो उनके लिए यूज़फुल हो, एक इशू ये है. दूसरा, जैसे एहसन साहब कह रहे हैं, थोड़ा इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं सिस्टम्स के, ठीक है ना, तो उसको हम बैक एंड पे देख रहे हैं. जैसे एहसन साहब ने बताया कि हम जो है अरब मॉनेटरी फंड का जो बूना पेमेंट सिस्टम है उसके साथ अब हम कनेक्ट होने जाएंगे, लेकिन वो ऑफ कोर्स इट्स सेपरेट फ्रॉम द IT सेक्टर, लेकिन वो हमारे सिस्टम्स भी उस तरह से डेवलप होंगे. तो उन सिस्टम्स की डेवलपमेंट के बाद हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम जो है पेपॉल या बाकी चीज़ों के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो सके. लेकिन मैं जो एक बात करना चाह रहा था, दे आर रियली इंटरेस्टेड. जब से हमने रास्त का जो माइक्रो पेमेंट गेटवे है उसको इंट्रोड्यूस किया है, और उससे जो पेमेंट्स अब आप देख रहे हैं कि बिजनेसेस यानी कस्टमर टू बिजनेस भी वो ट्रांजैक्शंस होंगी, तो वो जैसे जैसे हमारा वो सिस्टम डेवलप होता जाएगा उसके बाद हमारे लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टिविटी करना आसान हो जाएगा. तो देन वी वुड बी एबल टू ऑफर दैट सर्विस. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू. नासिर नाम है मेरा. पहले तो मैं जो भाई ने बात की थी थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप लोग जो पॉलिसी बनाते हैं कोशिश किया करें कि वो आइसोलेशन में ना हो. अभी आप पेमेंट्स की बात कर रहे थे कि जी जो FCY रिटेंशन है वहाँ से पेमेंट कर दें. मैंने गूगल को पेमेंट करनी है $10 की और रेमिटेंस चार्ज $25 लग जाएगा मुझे. और जो कंपनीज़ की आप बात कर रहे हैं कि आप गूगल से बात कर लेंगे, लेकिन मैं तो एनेबल को भी करता हूँ, AWS को भी करता हूँ, फिनिक्स को भी करता हूँ, और 100 और कंपनीज़ हैं जिनको ऑनलाइन बेचता हूँ, तो सबके साथ तो आप बात नहीं कर सकते. तो ये जो डेबिट कार्ड वाला मामला है या क्रेडिट कार्ड के साथ पर्सनल अकाउंट से भेजने का मामला है, ये सीरियस है इशू. इतना सिंपल नहीं है कि जी आप इस बैंक से अकाउंट खोल लें या उस बैंक से अकाउंट खोल लें. तो इसको आपको जो बिजनेस रियलिटी है उसको अंडरस्टैंड करके पॉलिसी बनानी चाहिए. अगर आपने रिस्ट्रिक्ट किया है इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो पहले उसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडस्ट्री के ऊपर, उसको थोड़ा सा अगर आप इवेल्युएट कर लेते तो शायद थोड़ा सा मामला आसान हो जाता. जी, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट. देखें, जहां आप बिजनेस रियलिटी की बात कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, वहाँ एक और रियलिटी भी है, और वो है कि हमारी जो करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है,
तो पॉलिसीज़ जो हैं वो दोनों चीज़ों का इट्स अ बैलेंस, ठीक है ना जी। हमने ये भी देखना है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर क्या है, और प्लस उसके साथ साथ फिर हमने बिजनेसेस को भी देखना है। हम एक चीज़ को, कभी एक चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इस केस में जब हमने कार्ड्स पे पाबंदी लगाई तो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर की सिचुएशन कुछ और थी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो ईजिंग कर रहे हैं उसमें हमारे एक्सटर्नल सेक्टर की सिचुएशन कुछ और हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती जाएगी हमारे एक्सटर्नल सेक्टर में, हमारे ओवरऑल माइक्रो एनवायरनमेंट में, इसी तरह वो हम जो रिलैक्सेशंस हैं, जो बिजनेसेस को हम फैसिलिटेशन है, वो हमारी बढ़ती जाएगी। इसीलिए आईटी सेक्टर में सुकैरा साहब जानते हैं कि ये काफ़ी अरसे से हमें पुश कर रहे थे, लेकिन हमने ये 50% और ये जो अभी रिलैक्सेशंस दी हैं ये हमने उस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं की, क्योंकि उस वक्त हमारा ख्याल ये था कि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकें। देखिए अभी भी आपके जितने भी कंसर्न्स हैं वो बड़ी आसानी से, इन अ सेंस ये कि जैसे जैसे हमारी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी तो ये बड़ी आसानी से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उस ख़ास टाइम का थोड़ा वेट करना है जब तक कि हम ये ना कर सकें। पहले ये सिचुएशन नहीं थी ऐसे, पहले ना आपका क्रेडिट कार्ड पे कोई लिमिट थी, ना किसी और के कार्ड पे कोई लिमिट थी। ऑफ कोर्स वो हमें एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में वो लिमिट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, लेकिन अब ये सिचुएशन जैसे जैसे इम्प्रूव हो रही है, वी अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टीज़ जो आप लोगों को आ रही हैं। अगर मैं ख़ुद भी बिज़नेस करता हूँ या मैं ख़ुद भी कभी पेमेंट करना जाऊँ और मेरे क्रेडिट कार्ड से ना हो सके, आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन, लेकिन इसीलिए हम ईज़ आउट करने के लिए आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। और ये सही है कि शायद हम सारे लोगों से बात ना कर सकें, लेकिन जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं जो हमारे साथ इंगेज्ड हैं, हम उनके साथ ज़रूर ये बात कर सकते हैं, और उस हद तक, जिस हद तक हम फैसिलिटेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू जी। दूसरा बात करना चाहूँगा रज़ा साहब के साथ, मैंने पहले भी कही थी, अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि इफ़ यू कीप डूइंग ऑन द सेम थिंग यू डोंट एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी हैं स्टेट बैंक की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के सीरियस इश्यूज़ हैं। मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी। आपका ये ईमेल एड्रेस है फैसिलिटेशन का, आपके पास से एक सर्कुलर आया था, मार्च तक बैंक को डेबिट कार्ड दे देना चाहिए। मैंने 29 जनवरी को इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल की थी कि मेरा बैंक मुझे डेबिट कार्ड नहीं दे रहा। उस ईमेल का आज तक अभी मैंने चेक किया दोबारा कंफर्म करने के लिए कि कहीं ईमेल मिस ना हो गई हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आप लोगों के पास फॉलोअप का, स्टेटिस्टिक्स का शायद कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि आपको पता चल सके कि जो आप लोग पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। आपने अभी कहा कि जी FCY अकाउंट के अंदर मैंडेटरी है 50%। मेरा तो आज तक FCY अकाउंट ही नहीं खुला, और मेरी कंपनी है, मैं फ्रीलांसर नहीं हूँ, और कई साल से ये काम कर रहा हूँ। कंपनी तो मेरी 2002 से है, लेकिन एक्सपोर्ट का काम भी कई सालों से कर रहा हूँ। क्या आपके पास स्टेटिस्टिक्स हैं कि जितनी कंपनीज हर महीने एक्सपोर्ट करके रेमिटेंस मंगाती हैं, उन सबके FCY अकाउंट खुल गए हैं, उन्होंने रिटेंशन कर ली है, बैंक ने उनको रिटेंशन दे दी है, उनको डेबिट कार्ड इशू हो गए हैं? फिर आगे हम बात करते हैं मज़ीद कि मैं कंप्लेंट के लिए कहाँ जाऊँ। आपने अभी कहा कि जी बैंक की वेबसाइट के ऊपर 2 सीनियर ऑफिसर्स के नाम लिखे हुए हैं। मेरा हबीब मेट्रो बैंकर है, मैंने अभी चेक किया है, मेन पेज पे तो कम से कम मुझे कहीं नहीं मिला। सो देयर आर सीरियस इश्यूज जिसके अंदर हमें बैंकों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप लोगों के पास से अनफॉर्चुनेटली वो राब्ते का सिस्टम नहीं है कि जिसके पीछे हम फॉलो अप कर सकें। मैं बात कर रहा हूँ 29 जनवरी की, आज हम नवंबर में हैं, तो उसको आप लोग इम्प्रूव करें ताकि ये जो आपकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं इनका वाकई इम्पैक्ट आ सके, लोगों को, मुल्क को वो चीज़ नज़र आ सके। आप लोगों ने 50% कर दिया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। सारे एक्सपोर्टर्स का नहीं किया था, 50% सिर्फ आईटी के लिए किया था, फ्रीलांसर्स के लिए। जी, मैं आईटी की बात ही कर रहा हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ आईटी का, और मुझे तो नहीं समझ में आती कि 50 करने की ज़रूरत क्या थी। आपको आईटी सेक्टर से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो एक्सपोर्ट है उसके अगेंस्ट अगर मुझे जेन्युइन बाहर पेमेंट्स करनी होती हैं तो वो तो 2-4% होती हैं। आपने 25 किया, 35 किया, 50 कर दिया। मैं तो इस वक्त 0 रिटेन कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस चल रहा है। तो आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि आप
एक सेक्टर आईटी एक्सपोर्ट आपको नजर आया कि जी बहुत अच्छा है, तो आप उनको चंद बड़ी कंपनियों के प्रेशर में आके 50% रिटेंशन दे दें। मुझे तो नहीं समझ में आती जस्टिफिकेशन 50% रिटेंशन की, लेकिन आप 10% रिटेंशन दें, 15% रिटेंशन दें, वो होनी चाहिए रिटेंशन, ताकि मैं उसको जेन्युइनली यूज़ कर सकूं अपने बिजनेस नीड्स के लिए, जो कि मैं एज इंडिविजुअल नहीं कर पा रहा। जी थोड़ा सा थैंक यू फॉर योर एक्सटेंडेड रिमार्क्स एंड यू नो जितना लंबा आपने मतलब वो बताया आपने पॉइंट्स, उसमें हम क्वेश्चन भूल गए कि आपका पॉइंट क्या था। लेकिन ये है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, ठीक है ना, कि जो हमने पॉलिसीज चाहे ये हैं या जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी होनी चाहिए। तो आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट कि उसमें थोड़ी बहुत लैकिंग ज़रूर है। जब हम आईटी सेक्टर के फॉर एग्जांपल बात करते हैं, इनकी रिटेंशन जब हमने चेक करनी शुरू की बैंक्स के पास और इनके स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो हमने अलाउ किए हुए हैं, जब हमने वो देखने शुरू किए तो उसमें हमें बड़ा तजाद लगा कि हमारी पॉलिसी तो ये कहती है कि आप अलाउ करें, लेकिन बैंकर्स वर रिलक्टेंट टू यू नो ओपन दोज अकाउंट्स, और इतनी आसानी से वो अकाउंट खुल भी नहीं रहे थे और ना ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। इसीलिए हमने इस दफ़ा अपनी पॉलिसी में इसको ऑटोमेटिक कर दिया है कि जहाँ जब भी आप अपना बिजनेस रिलेशनशिप किसी बैंक के साथ स्टार्ट करेंगे, साथ ही आपका रिटेंशन अकाउंट एज एन एक्सपोर्टर एज अ फ्रीलांसर जो है वो उन्होंने लाजमी ओपन करना है। सो जी वो इसलिए नहीं है कि आपका पहले से अकाउंट ओपन है, यू हैव अ बैंकिंग रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये तो आप जाहिर है कि जो यानी जो पुराने हैं, जो लेगेसी अकाउंट्स कह लें, उनको भी ये फैसिलिटी देनी है, लेकिन जो नए के लिए है वो तो उन्होंने ऑटोमेटिक करना है, ठीक है। तो इसकी जो देखें ये जो सेशन है ये भी उसी इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ये अवेयरनेस सेशंस जो हम कर रहे हैं ये इसी सब के लिए कर रहे हैं। सुकैरा साहब। डॉक्टर साहब, इसमें जो एक बात खास तौर पे आपने की है ना, जो पिछले 4-5 साल से काम करने की कोशिश कर रहे थे वो तो आपने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया इन टर्म्स ऑफ ये थॉट प्रोसेस समझने की ज़रूरत है। जो हम वी बीइंग अ मिनिस्ट्री, बीइंग अ पॉलिसी लीड, अ फेडरल पॉलिसी लीड, वी हैव बीन ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज, देयर हैज़ बीन अ विश लिस्ट and there is a practical way to do, and of course हम सबको ये समझने की ज़रूरत है, and please allow Dr. Saab me to you know speak my mind a bit you know open forum है, कोई भी बात कर लें सुकैरा साहब, about the process how central bank goes for it, and it goes back to that 2008 article of Dr. Ishrat, जब उन्होंने एक अपने आर्टिकल में थ्योरी बताई कि why we were able to in 2011 after 2008 financial crisis दुनिया पे उसका impact आया लेकिन हमारे ऊपर नहीं आया। So he tried to establish and elaborate about how our central bank functions. वो article आपको online मिल जाएगा, that tells more about how the mindset approach is there, and that is very much necessary for the economies like us. But we have been trying to advocate the nature of and the operation, the nature and you know the way you guys operate, the way global IT business is operating, the way Ireland is trying to, you know, try to get themselves out of that financial crisis by just discounting the discounting that those specific country level understandings, and Google ने जाके उधर ऑफिस खोला या इस तरह हमें MNCs के ऑफिस उधर खुलते नजर आए. This is very important to understand. आपकी नीड बड़ी कंपनियों की नहीं है. जो आपने अभी बात की ना कि बड़ी कंपनियों से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत है, उनकी ये नीड नहीं है. They do have established offices. They do have and established offices in every major city where their client is sitting. वहाँ उनके पास accounts भी होंगे and they'll be able to operate well. This is for the growing companies. Because आपने यहाँ से अगर travel भी करना है, अभी JITEX पे सरकारी TAD लेकर मैं के गया हूँ और मैंने उधर जिस तरह खर्चा किया मुझे पता है. And the kind of extra charges we paid over the cards. अब ये सरकारी TAD से हम उधर खर्चा कर रहे थे. बट व्हेन यू आर ऑपरेटिंग देयर, आपने उधर इक्विपमेंट अरेंज करना है, आपके रिसोर्सेज ने ट्रैवल करना है, यू हैव टू अरेंज ट्रेनिंग सेशंस देयर, यू नीड अदर रिसोर्सेज टू डू बिजनेस देयर टू compete with competitors like our neighboring markets. आप you are on your toes. वहाँ आपकी एक pertinent financial need है. उसको
इस्तेमाल करने के लिए या तो वही तरीक़ेकार है जो अभी इधर लोग बता रहे हैं कि आप दुबई जाके बैंक अकाउंट खोल लेंगे, या आप जहाँ क्लाइंट है क्लाइंट कंट्री में जाके आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, यू ट्राई टू जस्ट ब्रिंग द यूटिलिटीज़ बैक, जो कि हो रहा है. वी डू अंडरस्टैंड द एक्चुअल रेमिटेंसेज आर नॉट एक्चुअल एक्सपोर्ट्स. नाउ वाई एक्चुअल एक्सपोर्ट, वाई नॉट एक्चुअल एक्सपोर्ट? एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर एहसन साहब की टीम ने ना शेयर की हमारे साथ रिसेंट मीटिंग में. जो पहले भी 35% रिटेंशन थी ना, उसकी कोई 4% या 5% यूटिलाइजेशन थी. तो एंड दैट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पॉइंट कि 50% करने की भी क्या ज़रूरत थी. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट क्रिएटिंग दैट स्पेस जहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर, लोकल कंपनी वाला समझें कि मेरे पास ये स्पेस है, अगर मेरे पास $100 का रेवेन्यू या $50 तो मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ. एंड हाउ फ्रीक्वेंटली दैट गोस, और उसमें कितना कंफर्ट कमर्शियल बैंक क्रिएट करना शुरू करते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज रिक्वेस्टिंग, एंड स्टेट बैंक कोलीग्स आर हेल्पिंग कि ये मार्जिन उधर बढ़ता जाए या वो अप्रोच उधर थोड़ी सी पैसिव होती जाए, फैसिलिटेटिंग होती जाए. उसमें टाइम लगता है. द एक्चुअल प्रॉब्लम एहसन साहब, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड, हमेशा जो फ्रंट डेस्क बैंक ऑफिशियल है और जो पॉलिसी के कोलीग्स काम कर रहे हैं उसके दरमियान एक गैप है, उससे ट्रांसलेट होने में 3-4 महीने लग जाते हैं, जो कि आपके पास इतना टाइम नहीं है. एंड देन अगेन मतलब पॉलिसी जब बनती है ना, वो एक इंडिविजुअल को देख के नहीं बनती. अगर आपने डॉलर रिटेन नहीं करने तो देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन हमने दिया हुआ है, आप अपने बैंक को लिख के दे दें आपने डॉलर रिटेन नहीं करने, आपको PKR मिल जाएंगे. तो वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे इंटर बैंक में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी. सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मैम से और फिर हम कंक्लूड करते हैं. Assalamu alaikum. My name is Arshia Hussain. By the profession, I am HR personnel. Currently, I am presenting Astritech Academy. जिस तरह सर ने स्टार्ट में कहा था कि यहाँ पे मोस्ट सीनियर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सारे लोग मौजूद हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आई थॉट कि मुझे दोबारा ना मिले आपसे डिस्कस करने की. मेरा सिर्फ एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है. बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम Astritech, जहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसर की, जहाँ हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप कंपनीज़ की, तो जहाँ मुझे लगता है कि फ्रीलांसर हमारे पास आते कहाँ से हैं, फ्रीलांसर कौन बना रहा है. इस तरह की कितनी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो अपने तौर पे इतने स्किल्स प्रोवाइड कर रही है विदाउट एनी कॉस्ट. जिस तरह से भी, जहाँ से भी मैं सिंक्रोनाइज हूँ, Astritech की बात करती हूँ, विदाउट एनी कॉस्ट दे आर ऑफरिंग मल्टीपल कोर्सेज, जिसके अंदर SAP है, जिसके अंदर Oracle है, जिसके अंदर Salesforce है, और एक एक क्लास में उनके पास 20-30 इससे भी अबव स्टूडेंट्स हैं, और वो हमसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे. तो बीइंग अ नेशन, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ स्टूडेंट, क्या हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि क्या आप ऐसी कोई फंडिंग प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है. जहां हम बात करते हैं टेक कंपनीज़ की, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ की, जब तक हम अपनी नेशन को इतना प्रिपेयर ही नहीं करेंगे तो हम कैसे मीट करेंगे दुनिया की कंपटीशन को. और कंपटीशन मीट करने के लिए सबसे पहले बात आती है फाइनेंशियल्स की. जब हमारे पास फाइनेंशियल्स ही नहीं हैं तो हम किस तरह ग्रो करेंगे. सिर्फ हम कॉम्प्लेक्स में रहेंगे, दूसरी कंपनीज़ को देखेंगे. जब तक हमें पाकिस्तान आके पाकिस्तान की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, तो मैं ये समझती हूँ इस तरह के जितने भी अवेयरनेस सेशन हो जाएं इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा. ये बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर से रिलेवेंट नहीं है, मगर जितनी चीज़ें यहाँ पे अब तक चल रही थी कि हम किसके लिए आपने इतनी स्ट्रीमलाइन चीज़ें की हैं, आपने जितनी भी रिजीम चेंजेस बनाई हैं, तो हमें पहले स्टार्टअप से सोचना चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे. हमें पहुँचने के लिए इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अपनी पब्लिसिटी नहीं करते, मार्केटिंग नहीं करते, फंडिंग के लिए डोनेशन नहीं मांगते. और आई एम डैम श्योर कि मैं तो अभी सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, इस तरह के कितने ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जिसे हम जानते भी नहीं हैं, जिसे मैं टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं जानती थी. मैंने सिर्फ एक व्हाट्सएप के ग्रुप से इसे ज्वाइन किया, इसका लिंक सबमिट किया, और अभी नेक्स्ट स्टेप में अभी ये कोर्स हो रहा है. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह का इन्वायरमेंट हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं. एक्सीलेंट इन्वायरमेंट है, लग्जरीज क्लासेस हैं जिसके अंदर ये हमसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि नेशनल बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस तरह की कोई फंडिंग प्रोवाइड करे जिससे टेक कंपनीज़ को सपोर्ट करने के लिए, फ्रीलांसर घर के अंदर बनने के लिए हम आसानी से यहाँ तक पहुँच सकें. थैंक यू सो मच. मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो अपने एंड पे इनिशिएटिव कई लिए हुए हैं और वो एफर्ट करते भी रहते हैं.
क्योंकि आपने क्वेश्चन डायरेक्ट किया स्टेट बैंक से, तो पहला पार्ट मेरा ख्याल है कि हमारा पूरा सेशन ही फाइनेंसिंग और फंडिंग पे था, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी चीपर फंडिंग हम दे रहे हैं कि 5 लाख तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कीम है, उस पर कोई मार्कअप ही नहीं है। मीन ये तो कर्ज़े हंसना ही है कि आपने सिर्फ लेना है और वापस करना है। 5 लाख तक का जो टियर 1 में है वो आप ले सकते हैं। फिर एवरेज अगर आप मार्कअप रेट देखें, जो हमने 5-6 स्कीम्स आपके साथ शेयर किए हैं, उसका एवरेज मार्कअप 5 या 6% निकलता है, और 3 साल 5 साल का लोन है जो कि आप अवेल कर सकते हैं। ये है आपकी स्केलेबिलिटी, मार्केटिंग के लिए, बिजनेस केस को इम्प्रूव करने के लिए, रनिंग फाइनेंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप फाइनेंसिंग ले सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो एसेंस मैडम हाईलाइट करना चाह रही है कि जो ट्रेनिंग कोर्सेज हो रहे हैं उसकी वो फीस वगैरह स्टेट बैंक वगैरह पे कर। हाँ जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है आप उस तरफ जा रही हैं। वर्किंग बिजनेस के लिए तो फाइनेंसिंग स्कीम्स हैं आप लोगों के सामने जी। इसके लिए जी हायर यहाँ पर मुझे तो एक सजेशन है बीइंग अ स्टूडेंट कि इसके लिए भी अगर कोई फंडिंग होगी कि हम इस तरह के कोर्सेज जो लाखों में होते हैं, जो हम कर भी नहीं सकते, अगर कोई भी इदारा इस तरह से करवा रहा है तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ सपोर्ट की। जी जी, मैं समझ गया। मैं उसी तरफ आ रहा था कि मैं लिंक कर रहा हूँ। एक तरफ आपकी फाइनेंसिंग नीड है जो हमने टेकन केयर की है, अब दूसरी चीज़ आ रही है कि जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें उस पर जो कॉस्ट आती है, फीस आती है, उनको कुछ लोगों को शायद स्कॉलरशिप की या फीस वेवर की या फंडिंग की ज़रूरत होती है। उसके लिए देखें हम समेडा के साथ मिल के कोर्सेज़ जो है वो अरेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ ऑफ़र हों, और ट्रेनर कास्ट जो है वो कोई डोनर भी बेयर कर सकता है, और समीडा भी इसमें काफ़ी इनिशिएटिव ले लेता है। इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको इनमें सपोर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली स्टेट बैंक तो डायरेक्टली पेमेंट नहीं करता, लेकिन क्योंकि कुछ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसका मैंने बताया, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IFC है, ये दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। USAID ने काफ़ी इसमें काम किया है, तो हम उनको इन्वॉल्व करके तो इस तरह की सपोर्ट शायद हम अरेंज कर सकेंगे। इट्स अ गुड सजेशन, वी विल लुक इनटू दैट। थैंक यू। आपका क्योंकि सॉल्व पर इन पर्टिनेंट टू ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पे आई कैन टॉक फॉर एन आवर, लेकिन जस्ट टू बी प्रिसाइज इस पे 4-5 लेवल स्ट्रैटेजी वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। एक तो हम हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर यूनिवर्सिटीज़ में जो इलेक्टिव्स हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी नीड है, नीड ऑफ द आवर, उसको 160 घंटे में 2 इलेक्टिव्स में पढ़ाया जाए। एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट कि बच्चा जब ग्रेजुएट होकर निकल रहा है तो 6-7 सेमेस्टर का इलेक्टिव उसका रिप्लेस कर दें। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, इट हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज हैव पिक्ड आवर पायलट प्रोजेक्ट एंड डन देमसेल्व एज वेल। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सपेंड दैट। सेकेंडली, आपने फ्रीलांस ट्रेनिंग की बात की, मिनिस्टर साहब हैज़ अनाउंस दैट एज वेल। आपने कुछ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इंगेजमेंट उनके अनाउंसमेंट सुनी होंगी। वेयर डॉक्टर साहब एक्सप्लेन अबाउट द रोजगार इनिशिएटिव ही हैज़ बीन रनिंग थ्रू पंजाब IT बोर्ड। उसको एक्सपैंड करने के लिए वी आर आइडेंटिफाइंग सेंटर्स एंड वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दो सेंटर्स इन स्पेशली इन द 2nd ईयर एंड 3rd ईयर सिटीज़। एंड वी डू अंडरस्टैंड दैट फॉर द मास ट्रेनिंग्स हमें इस सारे इकोसिस्टम को निचली सतह पे जाके सपोर्ट करना है। जो ट्रेनिंग की फंडिंग कॉस्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी रह जाएगी जब आपके पास सेंटर अवेलेबल होगा, उधर लैब्स अवेलेबल होंगी, फिर आप और ट्रेनर्स आपको वहाँ अरेंज करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली इसको नेशनल लेवल पे इसको एक्सपेंड करने के लिए और इसको सपोर्ट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम थोड़ा सा बन रहा है। थर्ड, वी आर ऑल्सो वर्किंग विद NAVTEC, जहाँ अभी कल उनका डेडलाइन क्लोज हुई है। NAVTEC के सर्टिफिकेशंस को हमने प्रपोज़ किया है कि MNCs जो हैं और या टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशंस हैं वो रिम्बर्समेंट मॉडल पे हों। पहले ट्रेनिंग कॉस्ट, गोस्ट ट्रेनिंग्स, गोस्ट इंस्टीट्यूट, इस तरह के बहुत सारा प्रॉब्लम्स आते थे फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग में। सो वंस यू हैव गॉट द ट्रेनिंग, यू गो फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ AWS और गूगल, आप वो सर्टिफाई हो जाते हैं तो आपको रिम्बर्स कर दें डायरेक्ट फंडिंग। इस तरह की स्कीम भी लेके आ जा रहे हैं। नेशनल लेवल पे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 220 million population and 65% youth and you want to equip them with this skill, you need to have those strategies with considering all these lessons learned previously. तो काफ़ी comprehensively काम हो रहा है, but I think you will see the results shortly. But sir, this is very important point जो उन्होंने एक suggestion दी है। If the fundings can be directly given to those institutes, for example, someone from a 3rd tier city, a girl called me and told me, and she was also on JITEX, and JITEX किसी से सॉल्व किया था, तो वो बच्ची कोई 202 कोई लैब चला रही है, बट शी इज सेइंग कि मैं जो खुद कमा रही थी मैं वो लगा के अब थक चुकी हूँ, बट आई नीड सम फंडिंग स्कीम सो दैट वो नियर बाई गांव से बच्चियों को बुला के हॉस्टल में रोक के और उन कहते, लेकिन वो बच्चियाँ अगर कमाना भी शुरू कर देती हैं तो दे नीड टू हैव सम इक्विपमेंट देयर
तो वो लैब आके यूटिलाइज करते हैं, फिर वो लैब ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल नहीं होती अगर वो उधर बैठ के काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दोस ऑपरेशनल चैलेंजेस ऑफ दोस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उनके लिए वी नीड टू हैव सम फंडिंग प्रोग्राम डेफिनेटली। Sir, for addressing these questions comprehensively. Sir, we are really running short of time. Please. I'm sorry कि मैं मुझे टाइम नहीं मिल सका। मैं एक पर्टिकुलरली यहाँ पे भी इस सेशन में बहुत ज़बरदस्त सेशन था, बट आईटी कंपनी पे फोकस रहा, फ्रीलांसर्स पे नहीं रहा। मैं एक टिपिकल एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ कि मैं पहले ईलांस पे काम करता था। यहाँ बात हुई, मिस ने बताया कि हम चौथे नंबर पे हैं वर्ल्ड में। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि 98 में 2000 में टॉप 10 जो होते थे उसमें 6-7 जो हैं ईलांस पे फ्रीलांसर होते थे, पाकिस्तान थे। दैट्स क्लैपिंग कि टॉप 10 में फ्रीलांसर जो होते थे 5-6 जो ईलांस पे टॉप 10 होते थे उसमें से 5-6 पाकिस्तानी होते थे। आज अपवर्क पे टॉप 10 में एक भी फ्रीलांसर पाकिस्तान का नहीं है। दैट मीन कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। पिछले हम कई सालों से मैं अपवर्क से, ईलांस से, डॉलर अकाउंट मेरा था, तो मैं जितनी अर्निंग वहाँ से करता था वो सिंपल अपने HBL अकाउंट में, FC अकाउंट में वो डेबिट हो जाती थी, मैं उसको यूटिलाइज़ कर लेता था। अब स्टेट बैंक का एक सर्कुलर आ गया कि आप जो हैं वो डॉलर पाकिस्तान में ला सकते हैं। अब फ्रीलांसर, आपने यहाँ पे भी बताया, फ्रीलांसर जो है वो FC अकाउंट तो खोल सकता है, वो डॉलर पाकिस्तान में लाएगा लेकिन वो PKR में ट्रांसफ़र होगा, वो डॉलर अकाउंट में नहीं रहेगा। ये पिछले 2-4-5 सालों से ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा हो आगे कमर्शियल बैंक कर रहे हैं तो शायद उनका फॉल्ट होगा, बट हमें वो यही सर्कुलर दिखाते हैं कि कोई भी कमर्शियल सर्विसेज से रिलेटेड आप रेमिटेंस ले रहे हैं तो वो आप डॉलर अकाउंट में, आपके अकाउंट में डेबिट नहीं होगी, वो PKR में होगी। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ये जो बैरियर है जो स्टेट बैंक की वजह से क्रिएट हो रहा है। और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि एक फ्रीलांसर है, जितनी भी वो उसकी अर्निंग है उसका अगर वो FC अकाउंट है तो वो उसमें क्यों नहीं डेबिट हो सकती है उसकी फॉरेन रेमिटेंस। दूसरा छोटा सा इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम अराउंड द ग्लोब सर्विसेज दे रहे हैं, IT ओरिएंटेड सर्विसेज दे रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे सर ने यहाँ कहा कि हम अपने क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि आप जाएं और वहाँ से आप फिज़िकली अपने बैंक में जाके हमारी बैंक ट्रांसफ़र करें यहाँ पाकिस्तान, वो नहीं करेगा। हमें पेपाल जैसे ऐसे, पियोनियर की आपने बात की, पियोनियर पे मेरा अकाउंट है, वो $2 पर $100 पे $2 मुझसे डिटेक्ट कर रहा है हर ट्रांजैक्शन पे। इसी तरह से अपवर्क जो है वो 10 से 15% हमसे ले रहा है। अगर हमारे पास कोई इस किस्म की ऐसे टूल हो, पेपाल दुनिया में हो रहा है, पिछले 30 सालों से ये इंडिया है, वहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, हम पाकिस्तान में तो नहीं हो रही, तो इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए। फिर अगेन उसी पे आता हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, बाहर मेरा डॉलर अकाउंट में, पेन्योर में पड़ा है या डॉलर में मेरे पास पैसे हैं, वो मैं अपने डॉलर अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करूँ, ये काइंडली स्पेसिफिकली मुझे ये बता दें कि मैं अपने डॉलर अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका जो क्वेश्चन है जो थोड़ा मैं समझ सका हूँ, वो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका ऑलरेडी डॉलर अकाउंट यहाँ ओपन है, FE25 अकाउंट जो है या FE25 या FCA जो आपका ओपन है, उसमें आपकी रेमिटेंस क्यों नहीं आ सकती, राइट? दिस इज़ योर क्वेश्चन, राइट? देखें, अभी जो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमने जो अभी फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट का फ्रेमवर्क आपको दिया है, उसमें अब आप जो है आपका PKR अकाउंट भी और डॉलर अकाउंट भी, स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो खुल सकता है और उसके अंदर पेमेंट जो है वो आ सकती है। जो आपका बाकी का अकाउंट्स हैं, अगर FCA अकाउंट्स वैसे ओपन हुए हैं तो वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकते। ये जो है हमारी रेगुलेशन जो है वो ये कहती है। और वो और उसको देखें, जब भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी जो भी आपको वहाँ से डॉलर में रिटर्न आना है वो आप PKR में जनरली स्पीकिंग आपको मिलेगा। डॉलर पे जो राइट है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन उस राइट में से अब 50% राइट जो है वो फ्रीलांसर्स को और IT कंपनीज को
या बाकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको 35% तक वो राइट जो है वो दे दिया गया है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अब आपको 50% डॉलर्स जो हैं वो आपके जो फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट है उसमें आ सकते हैं। मैं सर थोड़ा सा अगर अलाउ करें एक्सप्लेन करें, आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू, यहाँ पे पहले भी निगलेक्ट हुआ है, फ्रीलांसर का सेशन अलहदा से होना चाहिए था, कंपनी आईटी कंपनीज को ही फोकस रहा। मैं स्पेसिफिक एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। से आप इंग्लैंड में बैठे हैं और अब मेरा आपसे कांटेक्ट होता है, आप कहते हैं एक सॉफ्टवेयर बना दें, तो मैं आपको कहता हूँ ठीक है मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बना देता हूँ। आप मुझे कहते हैं ठीक है कितने का बनेगा, मैं आपको कहता हूँ $100 का। आपसे मैं बात तय कर लेता हूँ कि $50 आप मुझे वायर कर दें, आप मुझे $50 दे देते हैं, वो मैं पाकिस्तान ले आता हूँ। फिर जब मैं आपको रेंडर कर रहा हूँ सर्विसेज, वो सॉफ्टवेयर आपको रेंडर करता हूँ, किसी वजह से आप सेटिस्फाई नहीं होते, सो मुझे अपनी हिस्ट्री, अपनी प्रोफाइल को बचाने के लिए 100% रिफंड करना पड़ेगा। मैं कहूँगा ठीक है अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर से मुतमईन नहीं हुए तो उसमें मैंने 30 डेज़ का वो एग्जी भेजी हुई है, वो खुद से ख़त्म हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं आपके पैसे वापस भेज देता हूँ। मैंने पाकिस्तान पैसे जो $50 मंगवाए थे आपके सर्कुलर की वजह से, मैं पॉइंट कर रहा हूँ आपकी तरफ से, आपके सर्कुलर की वजह से वो PKR में मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। मैं वापस कहता हूँ ये $50 मुझे वापस कर दें, तो वो बैंक मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि मैं $50 वापस करूँ। वो कहता है PKR आप ले लो। मैं PKR लेके मार्केट में जाता हूँ, वहाँ से डॉलर परचेज करता हूँ और फिर जाके मुझे वो वापस करता हूँ। तो इट्स अ हेक्टिक थिंग। एक तो मैं बाहर से पैसे नहीं ला पा रहा। इन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए तो ये हमने इतनी जो है ना जो मैकेनिज्म आपको दिया है वो इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करने के लिए दिया है, और 50% जो रिटेंशन है वो इसी पर्पस के लिए है। वो सर किस अकाउंट पे रिटेंशन है? बैंक कोई भी इसको फॉलो नहीं कर रहा कि आप 50% जी अब यहाँ बैंकर हजरात बैठे हैं, अब अगर आपका कोई जो बैंकर है अगर उसको नहीं फॉलो करता तो आप हमें बताएं, वी विल इंश्योर कि वो जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करे। जो साहब एक हैं इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी रिगार्डिंग हमारी जो भी रेगुलेशंस या इंट्रोड्यूस हम करते हैं उसकी शायद इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा इशू रह जाता है, लेकिन इस दफ़ा हमने उनको पाबंद किया है कि आपने साथ ही फ्रीलांसर PKR अकाउंट और जो है वो FCY अकाउंट, स्पेशल रिटेंशन अकाउंट, वो साथ साथ ओपन करने हैं। तो अब ये इशू आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर अभी भी आपको आए तो यू कैन अप्रोच अस एट दी ये जो ईमेल एड्रेस है, और उस पर आपका स्पेसिफिक केस जो है ना हम उसको एड्रेस करेंगे। सर वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्यों PKR अकाउंट मेरा होना चाहिए? क्यों FC में मैं रिटेन नहीं कर सकता? जबकि यहाँ बात हो रही थी कि 4000 तक पर मंथ अगर किसी की अर्निंग है तो वो 100% रिटेन कर सकता है। अब ज़रा अर्ज पूरी सुनिएगा, अब कहानी पूरी होगी। पाकिस्तान में कानून है 1947 से फैरा 1947, वो ये कहता है कि जब भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगी उसके डॉलर पाकिस्तान में आएंगे, वो एक ख़ास दिन के अंदर आएंगे, वरना एक लीगल केस बनता है। अगर आप वो एक्सपोर्ट नहीं बताते वो एक अलग जुर्म है, पैसे नहीं लाते अलग जुर्म है। जब वो डॉलर पाकिस्तान में आ जाते हैं उसके ऊपर स्टेट बैंक के रूल्स हैं कि आप कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं। अब जब आप FE25 को एक्सपोर्टर के रिटेंशन से कंफ्यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। आपने अकाउंट खोला हुआ है FE25, आप फैसिलिटी मांग रहे हैं एक्सपोर्टर वाली। FE25 अकाउंट हर पाकिस्तानी खोल सकता है, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने रिंग फेंस किया हुआ है एक्सपोर्टर के अकाउंट को कि ये वो वाला अकाउंट है जहां डॉलर ये खुद बंदा लेके आया था और ये अब बाहर लेके जाएगा। इसी कमरे में थोड़ी देर पहले एक साहब ने कहा मुझे 0% रिटेंशन चाहिए, आप कह रहे हैं 100% रिटेंशन चाहिए। मेरे पास जितनी रिटेंशन मैं दे सकता हूँ मैं उतनी दे सकता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये एक एक बंदे का एक एक इशू एक पॉलिसी हल नहीं कर सकती। देयर वुड ऑलवेज बी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के लिए होता क्या है कि आप अपने बैंक के पास जाएंगे, बैंक कहेगा कि ये रूल्स में अलाउ नहीं है, रूल में अलाउ नहीं है तो वो एक पॉलिसी एक्सेप्शन का केस है, वो केस स्टेट बैंक के पास आना चाहिए, स्टेट बैंक उस केस को देखेगा और एक्सेप्शन अलाउ करेगा। ये नहीं है कोई मतलब वो बिल्कुल हराम चीज़ नहीं है जो मैं हलाल नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम ये है कि उस बैंकर को इतनी अकल नहीं है कि वो आपका केस क्योंकि पॉलिसी एक्सेप्शन का था वो स्टेट बैंक रेफर कर देता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। सिर्फ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैं शेयर करना चाह रहा था कि आप होस्ट थे, हम गेस्ट थे।
आपने बूफे भी हमारे साथ शेयर नहीं किया, आपने अलहदा से वीआईपी बूफे लिया है, हमारे साथ शेयर नहीं किया। ये एक छोटा सा गिला था, वो मैं कैद दिया। आपकी बहुत शुक्रिया, ये भी आप लोगों की ग्रेटनेस है। यू आर अलाउइंग मी कि मैं आपके सामने आपको कहूँ कि आपने वीआईपी बूफे लिया, हमारे साथ शेयर नहीं किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। Thank you so much, sir, for your questions. But before moving that, I would like to say thank you to Mr. Ehsan Saab for explaining and sharing the regulations in much simplified manner, and the role of State Bank of Pakistan in creating enabling environment for IT sector. Thank you so much, sir. Thank you so much, Asif Saab. अब जो आपने बुफे की बात की, सर ये बुफे जो था ये तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए इक्वली अरेंज था। सिर्फ वहाँ एक साइड पे कि रश ज़्यादा ना हो जाए, एक साइड पे लगवा दिया गया था। इट वाज लाइक जो सीनियर्स के लिए था वही आपके लिए था, वही मेरे लिए था। थैंक यू सो मच। अब मैंने तो जो सवाल सर आपसे किए थे वो एड्रेस हो गए। आई होप आप लोगों के सवाल भी एड्रेस हो गए होंगे। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, यू हैव आवर ईमेल एड्रेस, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और रिस्पेक्टिव पॉलिसी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड भी करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको मेंशन किया था, और इस बात को दोबारा मेंशन करने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि कुछ सवाल हुए थे, आपको उन सवालों के जवाब भी बीच में मिल जाए कि हमारे 16 फील्ड ऑफिसेज़ हैं, वो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में मौजूद हैं, और इन तमाम पॉलिसी मेयर्स जो होते हैं उनके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। टारगेट्स दिए जाते हैं इन तमाम प्रायोरिटी सेक्टर्स के हवाले से बैंकिंग इंडस्ट्री को, और ना सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री को वो टारगेट्स दिए जाते हैं, उन टारगेट्स को मॉनिटर करने के लिए स्टेट बैंक के जितने ऑफिसेज डिफरेंट सिटीज़ में मौजूद हैं उनको भी टारगेट्स दिए जाते हैं। एक बहुत स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट ऑब्वियसली उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रेगुलेशंस चेंज होती हैं, हम उसमें अपने तौर पर इम्प्रूवमेंट लाने की भी कोशिश करते हैं। हमारे कराची ऑफिस और नॉर्थ नाज़िमाबाद ऑफिसेज़, ये 2 ऑफिसेज़ हैं जो कि यहाँ कराची में मौजूद हैं, और बहुत खुशी है मुझे कि उनके चीफ़ मैनेजर्स भी हमारे साथ थे। कराची ऑफिस ने हमें बहुत असिस्ट किया इस सेशन को अरेंज करवाने के लिए। उनके चीफ़ मैनेजर शकील अहमद पराजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और क्लोजिंग रिमार्क्स दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भाई जी ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2-3 बातें मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा कि यहाँ पे चीफ़ मैनेजर आने से पहले कुछ बल्कि काफ़ी साल मैंने भी फॉरेन एक्सचेंज में लगाए, और यहाँ से मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि मैंने बेतहाशा सेशन अटेंड किया, मुझे हमेशा ही लगा कि सेक्टर जो है नाराज़ होता है, मुझे नहीं पता क्या वजह है। बहुत साल पहले जब मैं पहला दिन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन के अंदर आया और सीट पे बैठा, तो मेरे पास जैसे रोज़ के रोज़ 25 से 30 एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर कंपनीज़ की आती थी। अगर आप में से किसी को याद हो तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन की एक रिक्वायरमेंट होती थी, और रोज़ के रोज़ 25-30 कंपनीज़ को हम अपने पास रजिस्टर करते थे। और मैंने एक दिन अपनी कंपनी से पूछा कि हम कंपनी को क्या रजिस्टर करें, हमें क्यों करने की ज़रूरत है, ये बैंक के एंड के ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद फिर एक प्रोसेस शुरू हुआ, और फिर उस प्रोसेस को हम लोगों ने ख़त्म करके, जब आज मैं पीछे देखता हूँ काफ़ी साल के सफ़र को और बेतहाशा जो हमने सेशन इस तरह के अटेंड किए, मैं समझता हूँ जितना काम आईटी सेक्टर के अंदर हुआ है रेगुलेशन के हवाले से, और जितनी डेवलपमेंट हुई है, जितनी बेहतरी हुई है, मुझे नहीं लगता कि हमने किसी और सेक्टर के अंदर शायद इतना काम किया हो। कहाँ हम लोगों ने आज से काफ़ी साल पहले, तो नहीं मैं भी शायद 10 साल पहले हम $300-400 मिलियन के ऊपर खड़े थे। आज मेरा ख्याल है कि 1 साल पुराना डेटा में देखता हूँ तो मोर देन $2.6 बिलियन की हमारे पास रिपोर्टेड एक्सपोर्ट्स की फ़िगर हमारे पास आ रही हैं आईटी सेक्टर के अंदर। इसमें कुछ मिस रिपोर्टिंग जो फ्रीलांसर्स की किसी और हेड में जा रही थी वो शायद इसमें शामिल नहीं होंगी। तो हमने काफ़ी काम किया, काफ़ी सफ़र भी किया। बस हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें हमेशा हाफ एम्प्टी गिलास नहीं देखना, हाफ फुल गिलास देखना है। तो हम कुछ ना कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हम सब लोग यहाँ जो बैठे हैं, हम बहुत कमिटमेंट से काम करते हैं, बहुत मेहनत लगाते हैं। ये जो सेशन करना है इसके पीछे बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। और ये जो हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं अपनी सीट छोड़ के, जितने भी घंटे अब हमने यहाँ गुजारे हैं, इतने ही घंटे अब हमें जाके एक्स्ट्रा ऑफिस में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना काम है वो हमें करना पड़ेगा।
तो हम भी आप ही के साथ ही हैं, जैसे कोशिश है कि आप लोगों को सपोर्ट किया जाए, जितना भी सपोर्ट किया जा सकता है इस कानून के इस दायरे में रहते हुए। सिर्फ एक बात जो है सर ने 2-3 दफ़ा कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज से बहुत साल पहले इस्लामाबाद में सर एक मीटिंग थी हमारी, और उस वक्त की जो मिनिस्टर IT की मिनिस्टर थी उनके साथ मीटिंग थी, और एक तरफ IT एक्सपोर्टर्स बैठे हुए थे और एक तरफ हम लोग स्टेट बैंक के लोग बैठे हुए थे, और वो बार बार यही बात कह रहे थे जो आप में से किसी साहब कह रहे थे कि जी मेरे पैसे हैं, मुझे फॉरेन करेंसी में रखने दें, मुझे रखने दें, मेरे पैसे हैं। तो हमारे वो उस वक्त के जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि पूरा मैकेनिज़्म समझाने के बाद उन्होंने कहा कि देखें जी आप अपने एक्सपोर्ट के पैसे अपने पास रखें, बस जो इंपोर्ट वाला मामला है उसको भी आप ही डील करें, हम निकल जाते हैं बीच में स्टेट बैंक ना, हमारे पास अब डॉलर्स नहीं है, फॉरेन करेंसी नहीं है। तब वो मिनिस्टर ने पूछा कि क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो हमने उनको यही बात की जो एहसन बार बार सुबह से बेचारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि आपके कुछ पैसे और कुछ जो वर्कर रेमिटेंसेस के पैसे आते हैं, इसको मिला के हम एक पूल बनाते हैं और उसमें से फिर हम लोग टोपियाँ घुमा रहे होते हैं, बाय द नॉट टोपियाँ घुमा रहा, मतलब कि हम अपने एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं। ठीक है भाई, यही सारी कहानी है। जिस वक्त अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, हमें आई होप किस तरह के मसाइल नहीं आएंगे। लेकिन अगेन थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग आए, और इस सेशन से जो हमें क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, जो भी सजेशंस आती हैं, जो भी फीडबैक आता है, वो सीरियसली कंसीडर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच सर, आप सब लोगों का, अरबी साहब, डॉक्टर आसिफ साहब का, सुखैरा साहब, एहसन ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और उस वक्त किसी ने पूछा भी था कि कितना आउटस्टैंडिंग है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी स्कीम्स हैं उसमें इस वक्त के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग है तकरीबन अराउंड 10 अरब रुपए आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं जो कि IT सेक्टर ने अवेल किया हुआ है इन स्कीम्स के अंदर, और ओवरऑल जो एडवांसेस का पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 20 अरब के करीब IT सेक्टर के अंदर है जो कि बैंकों से उन्होंने अवेल किया हुआ है। ऑफकोर्स जिसकी भी जो ज़रूरत होगी, तो स्कीम्स भी यूज़ हो रही हैं, लेकिन हमें ये फ्रेमवर्क भी जहन में रखना है जो कि एहसन ने बार बार एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच जनाब, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir, for sharing your experience with us. State Bank of Pakistan has tried its best to bring all the relevant stakeholders under the same platform. और बहुत ही fruitful discussion रही, बहुत अच्छे questions हमें मिले, जो सवालों के जवाब हम दे सकते थे वो हमने दिए, और जो सजेशंस हैं उनको नोट कर लिया है। ईमेल एड्रेस आपके पास मौजूद है, आप हमें अपने फर्दर क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम आज हमने किया, अब ये इसका तसलसल इंशाल्लाह जारी रहेगा, और हम बाकी शहरों में भी ये प्लान्स करते रहेंगे, और उसकी जो अनाउंसमेंट है वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होती रहेगी ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। इसके साथ ही मैं प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ती हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट का, सस्टेनेबल हाउसिंग एंड SME फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पेमेंट सिस्टम पॉलिसी एंड ओवरसाइट डिपार्टमेंट of State Bank of Pakistan, बैंकिंग पॉलिसी एंड रेगुलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ख़ास तौर पर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, जिन्होंने एफ़र्ट्स की, और उनकी एफ़र्ट से हमारा ये सेशन लाइव गया और हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने घर बैठकर इस सेशन को देखा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची ऑफिस का, जिन्होंने असिस्ट किया, और हमारे तमाम वो कुलीग्स जो कि स्टेट बैंक के ऑफिसर्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने लाइव प्रोग्राम ये देखा, और आप जो अपने घरों से तशरीफ़ लाए, आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। इस होप के साथ ये प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं कि मूविंग फॉरवर्ड हम जो पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं वो फ्रूटफुल होंगे, और इंशाल्लाह हम मिल के इसको मज़ीद तरक्की की तरफ गामज़न करते रहेंगे। मैं एंड पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी चीफ गेस्ट जो हैं हमारे डायरेक्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन सपोर्ट डिपार्टमेंट से, कि प्लीज़ आप एक बुके प्रेजेंट करें हमारे रिप्रेजेंटेटिव को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तशरीफ़ लाए हैं। रज़ा सुखैरा साहब प्लीज़ सर। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सर को कि प्लीज़ बुके प्रेजेंट करें हमारे डायरेक्टर EPD एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट को। सर आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच सर। जितने भी हमारे आईटी सेक्टर के पार्टिसिपेंट्स थे, आप सबके लिए सर्टिफिकेट्स हैं, आप प्लीज़ हमारे हेल्प डेस्क से रिसीव कर सकते हैं। एक बार फिर आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।